तो लेडीज एंड जेंटलमैन, माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूर किसी एक कोने में एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और मैजिकल विलेज था और इस विलेज के अंदर एक बच्चा रहता था। लेकिन ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, बल्कि ये था माइनक्राफ्ट के हीरो, द लेजेंडरी हीरो ब्रायन का बेटा। हीरो ब्रायन ने मरने से पहले अपने बेटे को इस माइनक्राफ्ट विलेज के अंदर छोड़ दिया था और इस विलेज के ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट किया था, जिसकी वजह से कोई भी विलेजर इस विलेज से बाहर नहीं निकल सकता था और ना ही कोई एंटिटी इस विलेज के अंदर आ सकती थी। हीरो ब्रायन के बेटे को सारे गाँव वाले जूनियर के नाम से बुलाते थे, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो द ग्रेट लेजेंडरी हीरो ब्रायन का बेटा है। इस गांव के दूसरे विलेजर्स जूनियर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक विलेजर था जो कि हीरो ब्रायन जूनियर के सबसे ज्यादा क्लोज था और इसी विलेजर ने हीरो ब्रायन जूनियर को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसको फाइट करने की ट्रेनिंग भी दी थी। इस विलेजर का नाम मास्टर जैन था और ये इस विलेज का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट विलेजर था, इसलिए बाकी सारे विलेजर्स मास्टर जैन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। हीरो ब्रायन जूनियर अक्सर अपने विलेज के ऊपर मौजूद उस स्पेल की तरफ देखा करता था और सोचा करता था कि ये स्पेल यहाँ पर मौजूद क्यों है। उसने कई दफा मास्टर जैन से ये पूछा भी कि आखिर इस स्पेल का मकसद क्या है और ये हमारे विलेज के ऊपर क्यों किया गया था, लेकिन मास्टर जैन जूनियर को कहता होता था कि एक दिन टाइम आने पर जूनियर को उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जूनियर ने अपनी सारी जिंदगी इसी छोटे से विलेज के अंदर गुजारी थी, लेकिन उसको पता था कि इस विलेज के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसलिए वो इस विलेज से बाहर निकलकर माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन इस स्पेल की वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। एक दिन जूनियर इस स्पेल के बिल्कुल एज पे जाकर माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया को दूर से देख रहा था कि तभी अचानक उसको एक अजीब सा दिखने वाला बंदा नजर आया। उस आदमी ने जूनियर को कहा कि क्या तुम इस स्पेल से बाहर निकलकर माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो। जूनियर ने कहा कि ये स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने इस स्पेल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो आज तक कामयाब नहीं हुआ। उस आदमी ने जूनियर को इस स्पेल को तोड़ने के लिए एक और मैजिक स्पेल दिया। उसने कहा कि जब जूनियर इस स्पेल को अपने हाथ में डालकर इसको यूज करेगा तो वो इस बैरियर से इजीली एस्केप कर सकता है। जूनियर ने ऐसा ही किया, उस मैजिक स्पेल को यूज किया और अपने विलेज की बाउंड्री से बाहर निकल गया। जूनियर बहुत ही ज्यादा खुश था बिकॉज अब वो फाइनली माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता था। लेकिन माइनक्राफ्ट की दुनिया एक्सप्लोर करने जाने से पहले उसने ये सोचा कि वो पहले जाके मास्टर जैन को बताएगा, लेकिन उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने हीरो ब्रायन जूनियर को बताया कि वो मास्टर जैन का दोस्त है और मास्टर जैन के बुलाने पर ही वो इस विलेज में आया है ताकि वो हीरो ब्रायन जूनियर को इस विलेज से एस्केप करवा सके। और अब हीरो ब्रायन जूनियर बिल्कुल आजाद है, वो जाके पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है, जो चाहे कर सकता है और ये आदमी अब मास्टर जैन को ही आजाद करवाने वाला है। ये सुनकर हीरो ब्रायन जूनियर बहुत खुश हुआ और वो माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस आदमी के इरादे कुछ और है। माइनक्राफ्ट की दुनिया हीरो ब्रायन जूनियर के लिए बिल्कुल न्यू थी। उसको कोई आइडिया नहीं था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर कैसे सरवाइव करना है। कई सालों तक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की वजह से हीरो ब्रायन को इस दुनिया का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया था। एक दिन एक्सप्लोरेशन करते हुए हीरो ब्रायन जूनियर को एक घर नजर आया। ये घर माइनक्राफ्ट के दूसरे नॉर्मल विलेज हाउसेस जैसा बिल्कुल नहीं था। जूनियर ने इस हाउस के अंदर जाके देखने का फैसला किया और जब वो इस हाउस के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि इस हाउस के अंदर एक आदमी मौजूद था। उस आदमी ने हीरो ब्रायन जूनियर से पूछा कि वो कौन है और इसके घर के अंदर क्या कर रहा है। जूनियर ने उस आदमी को बताया कि वो कई साल पहले अपने विलेज से माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था, लेकिन माइनक्राफ्ट की दुनिया में सरवाइव करना उसकी सोच से कई ज्यादा मुश्किल निकला और अब वो कई सालों से माइनक्राफ्ट की दुनिया में भटक रहा है और इसी तरह भटकते भटकते वो इसके घर तक आ पहुंचा है। और फिर जूनियर की बात सुनने के बाद उस आदमी ने हीरो ब्रायन जूनियर को कहा कि उसका नाम एक्सेल है और हीरो ब्रायन जूनियर को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो जितने दिन तक चाहे उसके घर के अंदर रह सकता है। और फिर हीरो ब्रायन जूनियर को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए एक्सेल ने हीरो ब्रायन जूनियर को खाना दिया और जूनियर काफी ज्यादा थका भी हुआ था, इसलिए एक्सेल ने उसको रेस्ट करने के लिए एक सेपरेट रूम दिया। हीरो ब्रायन जूनियर को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इतने सालों के बाद फाइनली अब उसके सर के ऊपर एक दफा फिर से छत थी, इसलिए हीरो ब्रायन जूनियर ने कुछ सालों तक उसी घर में एक्सेल के साथ ही रहने का फैसला किया। अब हीरो ब्रायन को एक्सेल के साथ रहते हुए कई साल गुजर चुके थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। अब वो दोनों मिलकर माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, एक साथ शिकार करते थे और एक साथ ज़ॉम्बीज़ से भी फाइट करते थे। हीरो ब्रायन जूनियर एक्सेल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। और फिर एक दिन हीरो ब्रायन जूनियर और एक्सेल माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे कि तभी अचानक हीरो ब्रायन जूनियर के ऊपर लाइटनिंग गिर गई और फिर हीरो ब्रायन जूनियर के अंदर ढेर सारी मैजिकल पावर्स आ चुकी थी। उसको नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था और वो जिस चीज को भी हिट करता था उसके ऊपर मैजिकल इफेक्ट होता था। हीरो ब्रायन जूनियर को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है और ये मैजिकल पावर्स अचानक से उसके अंदर कैसे आ गई हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उसकी सारी मैजिकल पावर्स गायब हो गई और वो फिर से नॉर्मल हो गया। और फिर
हीरोब्राइन जूनियर एक्सेल के पास वापस गया, लेकिन एक्सेल बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उसने जूनियर से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और उसके अंदर अचानक से इतनी सारी पावर्स कहां से आ गई। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने एक्सेल को बताया कि वह खुद बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो सारी पावर्स क्या थी और कहां से आई थी। और फिर रात होना शुरू हो गई थी, इसलिए हीरोब्राइन और एक्सेल अपने घर की तरफ वापस चले गए। लेकिन एक्सेल को हीरोब्राइन जूनियर की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि जूनियर उसका इकलौता दोस्त था और वो किसी भी सूरत में उसको खोना नहीं चाहता था। अब इस बात को कई साल गुजर चुके थे और हीरोब्राइन जूनियर और एक्सेल की लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी। और फिर एक दिन जूनियर एक्सेल को घर में छोड़कर अकेला ही कुछ वुड कलेक्ट करने के लिए जंगल में गया। लेकिन फिर एक दफा फिर से हीरोब्राइन जूनियर के ऊपर लाइटनिंग गिरी, लेकिन इस दफा उसको पावर्स नहीं मिली, बल्कि वो एक अजीबोगरीब डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। ये एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस डायमेंशन थी और इस डायमेंशन के अंदर हर तरफ स्वॉर्ड्स ही स्वॉर्ड्स थी। हीरोब्राइन जूनियर बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ ये चल क्या रहा है और क्या अब वो इस डायमेंशन के अंदर फंस चुका है। हीरोब्राइन जूनियर ने इस डायमेंशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और ढेर सारी स्वॉर्ड्स भी इकट्ठी कर ली। हीरोब्राइन जूनियर को बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था और अब उसको ये लगने लग गया था कि शायद वो इस डायमेंशन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फंस चुका है। और फिर हीरोब्राइन जूनियर इस डायमेंशन के अंदर और आगे चलता चला गया। और फिर एक दिन हीरोब्राइन जूनियर को दूर कहीं एक मैजिकल स्पेल नजर आया। जूनियर बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि शायद ये इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन जब हीरोब्राइन जूनियर उस स्पेल के करीब गया तो उसने देखा कि ये यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि इस मैजिकल स्पेल के अंदर एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड पड़ी हुई थी। हीरोब्राइन जूनियर ने उस स्पेल के अंदर जाके उस मैजिकल स्वॉर्ड को पिक कर लिया। वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी और हीरोब्राइन जूनियर को उसकी एनर्जी फील हो रही थी। और फिर हीरोब्राइन जूनियर के ऊपर एक फिर से बिजली गिरी और वो माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया। हीरोब्राइन जूनियर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। क्या ऐसा हो सकता था कि हीरोब्राइन जूनियर को इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए ही उस दूसरी डायमेंशन के अंदर भेजा गया हो? हीरोब्राइन जूनियर के दिमाग में बहुत सारे सवालात थे और उसको पता था कि सिर्फ एक ही आदमी है जो कि उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन पहले उसको एक्सेल के पास जाना था, बिकॉज उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने दिनों से मिसिंग है और शायद एक्सेल उसको ढूंढ रहा हो। और फिर हीरोब्राइन जूनियर एक्सेल के पास गया और उसने एक्सेल को जाके वो सब बताया जो जो कुछ उसके साथ हुआ था। और फिर उसने एक्सेल को कहा कि उसको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा है। और माइनक्राफ्ट की दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है, उसका पुराना मास्टर ज़ेन। इसलिए हीरोब्राइन जूनियर को अपने पुराने विलेज में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक्सेल ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि वो उसको किसी भी हालत में अकेले नहीं जाने देगा, क्योंकि हीरोब्राइन जूनियर एक्सेल का बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ इस सफर के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक्सेल उसके साथ जाएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो दोनों हीरोब्राइन जूनियर के पुराने विलेज की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो दोनों हीरोब्राइन जूनियर के पुराने विलेज के पास पहुंचे तो जूनियर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जूनियर के पुराने विलेज के ऊपर जो स्पेल था वो उन दोनों को काफी दूर से नजर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें नहीं नजर आ रहा था। और जब वो उस विलेज के मजीद करीब गए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। जहाँ पर एक जमाने में हीरोब्राइन जूनियर का पुराना विलेज हुआ करता था, अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर था और वहाँ पर किसी विलेजर का या फिर मास्टर ज़ेन का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। लेकिन एक बात तो तय थी कि जिसने भी इस विलेज को डिस्ट्रॉय किया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज ये क्रेटर बहुत ही बड़ा था। हीरोब्राइन जूनियर शॉक में था, बिकॉज जिस विलेज के अंदर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था वो विलेज अब डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके मास्टर ज़ेन का भी कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था और हीरोब्राइन जूनियर की जिंदगी में आने वाली सारी मुसीबतों के पीछे कौन था, बहुत जल्द पता चलेगा। हीरोब्राइन जूनियर शॉक में था, उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि जिस विलेज के अंदर उसका सारा बचपन गुजरा अब वो विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने उस क्रेटर के अंदर जाकर उसको जरा करीब से देखने का फैसला किया, इस होप में कि शायद उसको वहां से कोई सुराग मिल जाए। और फिर हीरोब्राइन जूनियर और एक्सेल जब उस क्रेटर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस क्रेटर के अंदर जगह जगह पर मैजिक स्पेल्स के रिमेन्स थे। इन रिमेन्स को देखकर एक बात साफ जाहिर हो रही थी कि इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ही खतरनाक मैजिक यूज किया गया था। और फिर हीरोब्राइन और एक्सेल ने देखा कि उस क्रेटर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी रवीन बन चुकी थी। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने एक्सेल को कहा कि हम लोगों को इस रवीन के अंदर जाके देखना चाहिए, हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ से कोई और सुराग मिल जाए। लेकिन एक्सेल ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि इस रवीन के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं जानते कि इस विलेज को किसने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर ने एक्सेल की बात बिल्कुल नहीं सुनी और उस रवीन के अंदर जंप कर दिया। और फिर एक्सेल भी हीरोब्राइन के पीछे पीछे उस रवीन के अंदर कूद पड़ा। और फिर जब वो दोनों उस रवीन के अंदर आगे गए तो उन्होंने देखा कि उस रवीन के एक कोने में टॉर्चेस लगी हुई थी। ऐसा लग रहा
रहा था कि किसी आदमी ने वहां से गुजरने का रास्ता बना रखा है। और फिर उन दोनों ने जब उन टॉर्चेस को फॉलो किया तो उन्होंने आगे जाके देखा कि एक कोने के अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल था। ये वाटरफॉल बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये किसी चीज की एंट्रेंस है। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने कहा कि वो इस वाटरफॉल के अंदर जाकर चेक करने वाला है, लेकिन वो एक्सेल को अपने साथ नहीं आने देना चाहता क्योंकि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है और हीरोब्राइन जूनियर एक्सेल की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। वैसे भी एक्सेल हीरोब्राइन जूनियर जितना ताकतवर नहीं है। और फिर बहुत देर तक समझाने के बाद एक्सेल फाइनली वहीं पर रुकने के लिए मान गया, लेकिन उसने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि अगर उसको मदद की जरूरत हुई तो वो फौरन उसको बचाने के लिए आ जाएगा। और फिर हीरोब्राइन जूनियर जब उस वाटरफॉल से ऊपर गया तो उसने देखा कि वहां पर एक सीक्रेट बेस मौजूद थी और उस सीक्रेट बेस के अंदर उसके पुराने मास्टर जेन मौजूद थे। हीरोब्राइन जूनियर मास्टर जेन को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने मास्टर जेन से पूछा कि आखिर वहां पर हुआ क्या था और उनका विलेज कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। मास्टर जेन ने हीरोब्राइन जूनियर को बताया कि जब हीरोब्राइन जूनियर उनका विलेज छोड़कर चला गया था तो उसके साथ ही वो स्पेल भी गायब हो गया था, वो स्पेल जो कि उनके विलेज की प्रोटेक्शन करता था। और फिर एक दिन किसी मिस्टीरियस डार्क एंटिटी ने उनके विलेज के ऊपर अटैक किया और उस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। मास्टर जेन किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस अटैक में बच गया और इस रवीन के अंदर अपनी एक सीक्रेट बेस बना ली बिकॉज उसको पता था कि हीरोब्राइन जूनियर एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने मास्टर जेन को अपने साथ होने वाली उन मिस्टीरियस चीजों के बारे में बताया कि कैसे उसके अंदर मिस्टीरियस पावर्स आ रही थी और वो अजीबोगरीब जगहों पर टेलीपोर्ट हो रहा था। और फिर मास्टर जेन ने कहा कि एक ऐसा राज है जो कि हीरोब्राइन जूनियर से सारी जिंदगी छुपा कर रखा गया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हीरोब्राइन जूनियर को उसकी सच्चाई के बारे में बता दिया जाए। और फिर मास्टर जेन ने हीरोब्राइन जूनियर को द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर की सारी कहानी सुनाई और उसको बताया कि वो माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन का बेटा है। और फिर मास्टर जेन ने कहा कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर एक दफा फिर से काले बादल मंडरा रहे हैं और इस दफा माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने की सारी जिम्मेदारी हीरोब्राइन जूनियर पर है और अब उसको ही हीरोब्राइन के अधूरे काम को पूरा करना पड़ेगा और माइनक्राफ्ट की दुनिया को इस नए खतरे से बचाना होगा। लेकिन वो सब करने से पहले हीरोब्राइन जूनियर को हर सूरत के अंदर नल को ढूंढना होगा। जूनियर ने मास्टर जेन से पूछा कि आखिर ये नल कौन है और फिर मास्टर जेन ने कहा कि नल वही आदमी है जिसने द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन को मारा था। ये सुनते ही हीरोब्राइन जूनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन जाने से पहले मास्टर जेन ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि वो उसको एक चीज देना चाहता है। वो कई सालों से इस सीक्रेट बेस के अंदर बंद होकर एक मैजिकल आर्मर तैयार कर रहा था हीरोब्राइन जूनियर के लिए और अब वो आर्मर तैयार हो चुका है। हीरोब्राइन जूनियर ने वो मैजिकल आर्मर पहना और नल से बदला लेने के लिए निकल पड़ा। हीरोब्राइन और एक्सेल कई सालों से नल को ढूंढ रहे थे लेकिन उनको नल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक से एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज होना स्टार्ट हो गई और हीरोब्राइन और एक्सेल के सामने एक अजीबोगरीब किस्म का पोर्टल खुल गया और उस पोर्टल के अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज निकले और उन्होंने हीरोब्राइन और एक्सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि इन ज़ॉम्बीज के ऊपर कोई मैजिकल स्पेल हुआ है जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। हीरोब्राइन जूनियर और एक्सेल मिलकर इन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे थे लेकिन उन दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये ज़ॉम्बीज आ कहां से रहे हैं। और उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते हुए अचानक उन ज़ॉम्बीज ने एक्सेल को मार डाला। हीरोब्राइन की आंखों के सामने उसका इस दुनिया में मौजूद इकलौता दोस्त मारा गया था। और फिर हीरोब्राइन जूनियर के सर के ऊपर खून सवार हो चुका था, वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने एक एक करके इन सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करना शुरू कर दिया। और इस तरह हीरोब्राइन ने समझा कि उसने सारे के सारे ज़ॉम्बीज का फाइनली खात्मा कर दिया कि तभी अचानक सारे के सारे ज़ॉम्बीज दोबारा से स्पॉन हो गए। और इस दफा ना सिर्फ ज़ॉम्बीज बल्कि दूसरे मॉन्स्टर्स ने भी हीरोब्राइन जूनियर के ऊपर अटैक कर दिया। उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हीरोब्राइन जूनियर के लिए इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ अकेले फाइट करना काफी मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन हीरोब्राइन जूनियर किसी भी सूरत रुकने नहीं वाला था बिकॉज इन्हीं मॉन्स्टर्स ने उसके इकलौते दोस्त को मारा था और वो हर सूरत अपने दोस्त का बदला लेने वाला था। और एक दफा फिर से हीरोब्राइन जूनियर ने वहां पे मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और फिर वो अपने दोस्त की चेस्ट प्लेट और स्वॉर्ड देखने गया जो कि उसके दोस्त की आखिरी निशानी थी। लेकिन वो ज़ॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दफा फिर से वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो गए। अब हीरोब्राइन जूनियर काफी ज्यादा थक चुका था बिकॉज वो ढेर सारे ज़ॉम्बीज को ऑलरेडी मार चुका था। और फिर तभी अचानक उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते हुए उसकी मैजिकल स्वॉर्ड गायब हो गई। वो बगैर स्वॉर्ड के इन सारे ज़ॉम्बीज के साथ फाइट बिल्कुल नहीं कर सकता था। और फिर वो फौरन से अपने दोस्त एक्सेल की स्वॉर्ड की तरफ भागा, उसकी स्वॉर्ड पिक की और उसकी स्वॉर्ड के साथ उन सारे ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया। और फिर अचानक से उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर लाइटनिंग गिरी और वो सारे ज़ॉम्बीज गायब हो गए। और इस तरह से हीरोब्राइन जूनियर वो फाइट तो जीत गया लेकिन उसका इकलौता दोस्त एक्सेल इस दुनिया से चला गया। अब हीरोब्राइन जूनियर इस माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर बिल्कुल अकेला रह गया था। एक्सेल हीरोब्राइन की तरह कोई मैजिकल एंटिटी नहीं था बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन था और उसने अपनी जिंदगी हीरोब्राइन के साथ अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान कर दी। एक्सेल अब इस दुनिया में तो नहीं रहा था लेकिन वो हीरोब्राइन जूनियर के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा।
और फिर हीरोब्राइन जूनियर अपने और एक्सेल के पुराने घर के अंदर एक दफा फिर से रहने के लिए गया, लेकिन उस घर के अंदर हीरोब्राइन जूनियर अकेले बगैर एक्सेल के नहीं रह सकता था। इसलिए हीरोब्राइन जूनियर ने उस घर के दरवाजे के सामने एक साइन लगाया जिस पर लिखा था एक्सेल्स हाउस फॉर ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स। जिस तरह कई साल पहले एक्सेल ने हीरोब्राइन जूनियर की जान बचाई थी अपने इस घर में पनाह देकर, बिल्कुल इसी तरह हीरोब्राइन जूनियर चाहता था कि और भी लोग आए और एक्सेल के इस घर के अंदर पनाह लें। और फिर हीरोब्राइन जूनियर नल को ढूंढने के अपने उस मिशन पर एक दफा फिर से रवाना हो गया। हीरोब्राइन जूनियर माइनक्राफ्ट की पूरी ओवरवर्ल्ड के अंदर नल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। हीरोब्राइन जूनियर को यह लग रहा था कि उसके ऊपर जो ज़ॉम्बीज़ का अटैक हुआ था वो भी नल नहीं करवाया था, जिस अटैक के अंदर उसका इकलौता दोस्त एक्सेल मारा गया था। हीरोब्राइन जूनियर नल से हीरोब्राइन सीनियर और एक्सेल दोनों की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर हीरोब्राइन जूनियर माइनक्राफ्ट के एक विलेज में गया और वहां पर मौजूद विलेजर से नल के बारे में पूछा। उन विलेजर ने जूनियर को बताया कि हीरोब्राइन सीनियर की मौत से लेकर अब तक नल को किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि नल मर चुका हो या फिर ये भी हो सकता है कि नल डार्क डायमेंशन में वापस चला गया, क्योंकि नल डार्क डायमेंशन से ही माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में आया था, इसलिए हो सकता था कि वो माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन में वापस चला गया। हीरोब्राइन जूनियर जब छोटा होता था तो उसको मास्टर जेन ने माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के बारे में बताया था कि डार्क डायमेंशन एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और वो ढेर सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स के साथ भरी हुई है। इसलिए हीरोब्राइन जूनियर का डार्क डायमेंशन के अंदर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं था। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर किसी भी सूरत में नल से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने डार्क डायमेंशन के अंदर जाने का फैसला किया। कई सालों तक मेहनत करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन ने डार्क डायमेंशन का पोर्टल बना लिया और फिर वो डार्क डायमेंशन के अंदर एंटर हो गया। डार्क डायमेंशन में एंटर होते ही हीरोब्राइन जूनियर को यह अंदाजा हो गया कि डार्क डायमेंशन वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और हीरोब्राइन जूनियर ज्यादा देर तक डार्क डायमेंशन में सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जितना जल्दी हो सकता था नल को ढूंढना था। जब हीरोब्राइन जूनियर डार्क डायमेंशन में थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर उसको एक अजीब सा कैसल टाइप स्ट्रक्चर नजर आया। उसको लगा कि हो सकता है कि यही नल का ठिकाना हो, लेकिन जब उसने उस स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखा तो वो स्ट्रक्चर एकदम खाली था, वहां पर नल का कोई नामो निशान नहीं था और उसको वहां पर अजीबोगरीब किस्म के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आए। उसको लगा कि ये खतरनाक मॉन्स्टर्स के स्पॉनर्स हो सकते हैं, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सकता था वहां से निकल गया। लेकिन अभी हीरोब्राइन जूनियर थोड़ा सा ही आगे गया था कि तभी अचानक उसके ऊपर डार्क डायमेंशन के एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया। उसने जल्दी से अपना आर्मर पहना जो कि उसको मास्टर जेन ने दिया था और उस मॉन्स्टर को हरा दिया, लेकिन उस मॉन्स्टर ने हीरोब्राइन जूनियर को ढेर सारा डैमेज दे दिया था और हीरोब्राइन जूनियर अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा खाना लेके आया था, इसलिए उसको जितना जल्दी हो सकता था नल को ढूंढना था। और फिर हीरोब्राइन जूनियर जब थोड़ा सा और आगे गया तो वहां पर उसको एक अजीबोगरीब किस्म का टावर नजर आया। उसको लगा कि शायद इस टावर के ऊपर नल हो सकता है और फिर जब हीरोब्राइन जूनियर ने उस टावर के ऊपर जाके देखा तो वहां पर नल तो नहीं था, लेकिन वहां पर एक चेस्ट मौजूद था। उस चेस्ट के अंदर से हीरोब्राइन जूनियर को कुछ खाना और कुछ टूल्स मिले जो कि उसको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए काम आ सकते थे। और फिर हीरोब्राइन जूनियर एक दफा फिर से नल को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब हीरोब्राइन जूनियर को डार्क डायमेंशन के अंदर भटकते हुए कई साल गुजर चुके थे और वो जितना भी खाना अपने साथ लाया था और जो खाना उसको उस चेस्ट के अंदर से मिला था वो सब अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर को नल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। अब उसको ये लगने लगा था कि शायद नल वाकई में मर चुका है और वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था कि तभी अचानक उसको एक केव के बाहर जलती हुई टॉर्च नजर आई और फिर जब उसने उस केव के अंदर जाकर देखा तो वहां पर नल मौजूद था और फिर नल ने जूनियर को देखते ही कहा, हीरोब्राइन तुम जिंदा हो। और फिर जूनियर ने नल को कहा कि वो हीरोब्राइन नहीं है बल्कि वो हीरोब्राइन का बेटा हीरोब्राइन जूनियर है और वो नल से हीरोब्राइन और उसके दोस्त एक्सेल दोनों की मौत का बदला लेने आया है। और फिर नल ने जूनियर को कहा कि वो हीरोब्राइन को बिल्कुल नहीं मारना चाहता था। वो हीरोब्राइन को कैसे मार सकता था, वो हीरोब्राइन का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज उसके पेरेंट्स हुगालाला के कब्जे में थे और अगर वो हीरोब्राइन को ना मारता तो उसके पेरेंट्स मरे जाते। लेकिन वो सब हुगालाला का एक ट्रैप था और उसने नल को यूज किया था और नल को खुद हीरोब्राइन को मारने का बहुत ज्यादा पछतावा था, इसलिए वो अपने आप को सजा देने के लिए वापस डार्क डायमेंशन में आ गया था। और फिर नल ने हीरोब्राइन को कहा कि उसके दोस्त एक्सेल की मौत के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो कई सालों से डार्क डायमेंशन के अंदर बंद था, वो कैसे उसके दोस्त को मार सकता था। लेकिन अगर नल ने हीरोब्राइन जूनियर के ऊपर अटैक नहीं करवाया था तो फिर एक्सेल की मौत का असल जिम्मेदार कौन था। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने नल को कहा कि उसको ये समझ में आ गया है कि हीरोब्राइन सीनियर की मौत के अंदर नल का कोई कसूर नहीं था बल्कि हुगालाला ने उसको ट्रैप किया था और अब माइनक्राफ्ट की दुनिया के
ऊपर एक दफा फिर से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हीरोब्राइन जूनियर माइनक्राफ्ट की दुनिया को अकेले नहीं बचा सकता, उसको नल की मदद की जरूरत है। लेकिन नल ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता बिकॉज वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया नल को एक विलन समझती है। इसलिए वो माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर एक दफा फिर से नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर हीरोब्राइन जूनियर ने नल को कहा कि ये उसके पास इकलौता मौका है, वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाकर ये चीज साबित कर सकता है कि वो कोई विलन नहीं है, बल्कि वो एक माइनक्राफ्ट का सच्चा हीरो है। और द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन के बाद अब माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने की सारी जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर है, और अगर नल हीरोब्राइन जूनियर की मदद नहीं करेगा तो सारी माइनक्राफ्ट की दुनिया तबाह हो जाएगी। हीरोब्राइन जूनियर की बात सुनने के बाद नल उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया और फिर वो दोनों माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो दोनों ओवरवर्ल्ड में वापस आए तो नल ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि उसको ओवरवर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डार्क एनर्जी फील हो रही है, और ऐसी एनर्जी उसने आज तक कभी फील नहीं की। माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर कुछ तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चल रहा था। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने कहा कि वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज करके इस डार्क एनर्जी के सोर्स तक टेलीपोर्ट हो सकता है, लेकिन नल ने कहा कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है बिकॉज उनको नहीं पता कि इस डार्क एनर्जी का सोर्स आखिर है क्या। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ देख कर वापिस आ जाएगा बिकॉज वो जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने अपनी मैजिकल पावर्स यूज की और वो अचानक से नेदर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। वहां पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस कैसल मौजूद था। उस कैसल के सामने एक ब्रिज था और उस ब्रिज के ऊपर ढेर सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज की एक पूरी आर्मी इकट्ठी की गई थी। और फिर जब हीरोब्राइन जूनियर ने उस ब्रिज की दूसरी तरफ देखा तो वहां पर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और उस आदमी के पीछे एक बहुत ही बड़ा नेदर पोर्टल था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी इन सारे ज़ॉम्बीज को ओवरवर्ल्ड के अंदर लेके जाने वाला है। वो आदमी इन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज की आर्मी के साथ ओवरवर्ल्ड के ऊपर अटैक करने वाला था। हीरोब्राइन जूनियर ने अपनी मैजिकल पावर्स दोबारा से यूज की और वापस से ओवरवर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, और उसने नल को बताया कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी म्यूटेंट ज़ॉम्बीज की एक पूरी आर्मी के साथ माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के ऊपर अटैक करने वाला है, और वो दोनों मिलकर भी उस आदमी और उसकी पूरी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज हीरोब्राइन जूनियर ने उसकी जो एनर्जी फील की थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन दोनों को मदद की जरूरत थी क्योंकि किसी भी सूरत में उनको माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाना था। और फिर नल ने हीरोब्राइन जूनियर को कहा कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको किसी भी तरह करके द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन को वापस लाना होगा। लेकिन आखिर ये नया मिस्टीरियस एंटिटी था कौन और कहां से आया था, और आखिर वो चाहता क्या था, और क्या जूनियर और नल मिलकर द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन को वापस लाकर माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचा पाएंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी कहानी स्टार्ट होती है माइनक्राफ्ट के एक नॉर्मल से विलेज से। तो गाइस, ये विलेज तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस विलेज के अंदर एक बच्चा रहता था जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और ये बच्चा पूरी तरह से ईवल था और एक साइकोपैथ था। ये बच्चा इस विलेज में मौजूद एनिमल्स को टॉर्चर किया करता था और उन एनिमल्स को तड़पते हुए देखकर इसको बहुत मजा आता था। इस बच्चे की इन हरकतों की वजह से उस विलेज के दूसरे विलेजर्स इस बच्चे से बहुत तंग आ चुके थे। इसलिए उन सारे विलेजर्स ने एक रात मिलकर ये फैसला किया कि वो अब इस बच्चे को इस विलेज के अंदर नहीं रहने दे सकते। इसलिए उन विलेजर्स ने मिलकर उस बच्चे को उस विलेज से निकाल दिया। लेकिन वो विलेजर्स ये नहीं जानते थे कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। अब उस बच्चे के दिल के अंदर बदले की आग जल रही थी। वो उन सारे विलेजर से अपने साथ होने वाले इस सलूक का बदला लेना चाहता था। इसलिए एक रात वो चुपके से उस विलेज के अंदर एंटर हो गया। उस विलेज के सारे विलेजर्स मजे से सो रहे थे और फिर वो उन विलेजर्स में से एक विलेजर के घर के अंदर घुस गया और बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ उस विलेजर को मार डाला। ये बच्चा बदले की आग में पागल हो चुका था, इसलिए उसने एक एक करके उस विलेज में मौजूद सारे विलेजर्स को मार डाला, यहाँ तक कि उन विलेजर्स के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो बच्चा यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि उसने उन विलेजर हाउसेस से अपने काम की चीजें कलेक्ट की और फिर उस पूरे के पूरे विलेज को आग लगा दी और फिर वो पूरा विलेज जलकर राख हो गया। अब उस बच्चे का बदला मुकम्मल हो चुका था, लेकिन जो खुशी और एक्साइटमेंट उस बच्चे ने उन विलेजर्स को मार के हासिल की थी वो उसको एनिमल्स को मारने से नहीं मिलने वाली थी। इसलिए वो दूसरे विलेजेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब ये बच्चा पूरी तरह से एक सीरियल किलर बन चुका था। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर जंगल के अंदर उसको एक घर नजर आया। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उस बच्चे को अपना अगला शिकार मिल चुका था। वो चुपके से उस घर के अंदर एंटर हो गया। फिर उसने सीढ़ियों के पास छुपकर देखा तो उसको वहां पर एक आदमी नजर आया। उसके पूरे जिस्म में एक्साइटमेंट के साथ खून दौड़ने लगा था। उसको अपना नया शिकार मिल चुका था और फिर उसने पीछे से जाकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया और बड़ी ही बेरहमी के साथ उस आदमी को मार डाला। फिर उसको ऊपर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। इस घर के अंदर इस आदमी के अलावा कोई और भी था। फिर उसने उस दूसरे आदमी के ऊपर भी अटैक कर दिया और उसको भी मार डाला। इस बच्चे के अंदर खून की प्यास बढ़ती जा रही थी। वो जितने लोगों को मारता था उसका उतने ही ज्यादा और लोगों को मारने को दिल करता था।
फिर अचानक से वहाँ पर तेज बारिश होने लगी और रात भी होने वाली थी। एंटिटी एक्स कई दिनों से सोया नहीं था, इसलिए उसने आज की रात उसी घर के अंदर गुजारने का फैसला किया और फिर वो उस घर के ऊपर वाले कमरे में मौजूद बेड पे जाकर सो गया। लेकिन अभी वो सोया ही था कि तभी अचानक से वो एक अजीबोगरीब डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। क्या ये उसका एक ड्रीम था या फिर वो सच में इस डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसको हर चीज धुंधली धुंधली नजर आ रही थी और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स भी मौजूद थे जो कि उस अंधेरे के अंदर ग्लो कर रहे थे। उसने वहाँ पर चलने की कोशिश की लेकिन उससे वहाँ पर चला भी नहीं जा रहा था। इससे पहले कि वो वहाँ पर और कुछ कर सकता, वो अचानक से ओवरवर्ल्ड के अंदर दोबारा से टेलीपोर्ट हो गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या ये उसका सिर्फ और सिर्फ ड्रीम था या फिर वो सच में उस डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था? और अगर ऐसा था तो वो डायमेंशन आखिर क्या थी और उसका एंटिटी एक्स के साथ क्या ताल्लुक था? और फिर उसको ऐसा लगा कि शायद इस घर के अंदर कुछ गड़बड़ थी, इसलिए वो जितना जल्दी हो सकता था उस घर से भाग गया। वो भागते भागते काफी ज्यादा दूर तक आ चुका था और इस इंसिडेंट के बाद वो काफी ज्यादा डर चुका था। और फिर जब वो थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पर उसको एक विच हट नजर आई। जब वो उस हट के अंदर गया तो वहाँ पर उसको एक जादूगरनी मिली। उस जादूगरनी ने एंटिटी एक्स को कहा कि बताओ बच्चे, क्या तुम अपना फ्यूचर जानना चाहते हो? एक्स ने कहा कि क्या तुम मेरा फ्यूचर जानती हो? जादूगरनी ने जवाब दिया कि मैं माइनक्राफ्ट की दुनिया में मौजूद हर आदमी का फ्यूचर जानती हूँ और तुम मेरे बच्चे एक दिन माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर राज करोगे। ना सिर्फ माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर बल्कि दूसरी दुनियाओं के ऊपर भी तुम राज करने वाले हो। ये सुनकर एक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और फिर उस जादूगरनी ने एक्स को कहा कि एक दिन एक वाइट आंखों वाला वॉरियर तुम्हें हराएगा, ना सिर्फ हराएगा बल्कि तुम्हारे राज का खात्मा कर देगा। ये सुनकर एक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जादूगरनी से पूछा कि कहाँ है वो वॉरियर, इससे पहले कि वो मुझे हराए मैं उसको खत्म कर दूंगा। और फिर जादूगरनी ने कहा कि तुम उस वॉरियर को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो वॉरियर अभी तक पैदा नहीं हुआ। ये सुनकर एक्स गुस्से से पागल हो गया और उसने वहीं पर उस जादूगरनी को खत्म कर दिया। लेकिन क्या ये सच था? क्या वाकई में एंटिटी एक्स की मौत एक वाइट आंखों वाले वॉरियर के हाथों होनी थी? नहीं, एंटिटी एक्स ने ये फैसला किया कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि कोई भी वॉरियर उसको कभी भी नहीं हरा सकेगा। और फिर एंटिटी एक्स वहां से आगे बढ़ गया। अब उसका मकसद चेंज हो चुका था। वो विलेजर्स को नहीं मारना चाहता था बल्कि वो ताकतवर बनना चाहता था। इतना ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था कि कभी भी कोई भी उसको ना हरा सके। और फिर एक रात बहुत ही तेज और खतरनाक तूफान आ गया। वो उस तूफान के अंदर घने जंगल के अंदर भटक रहा था और फिर वहां पर उसको एक अजीब सा पोर्टल नजर आया। उसने ऐसा पोर्टल अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था और फिर बगैर कुछ सोचे समझे वो उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया। अब एंटिटी एक्स एक नई डायमेंशन के अंदर आ चुका था। इस डायमेंशन के अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और ये डायमेंशन अजीबोगरीब किस्म के खतरनाक क्रीचर्स के साथ भरी हुई थी। ये डायमेंशन एक्स को उस डायमेंशन से काफी ज्यादा सिमिलर लग रही थी जिस डायमेंशन को उसने अपने ड्रीम में देखा था। एंटिटी एक्स को ऐसा लग रहा था कि शायद इस डायमेंशन के अंदर आना उसकी डेस्टिनी थी और उस जादूगरनी ने भी एंटिटी एक्स को बताया था कि वो माइनक्राफ्ट की दूसरी दुनियाओं के ऊपर भी राज करेगा। इस डायमेंशन की इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हार्श थी और एंटिटी एक्स को लगा कि अगर वो और ज्यादा पावरफुल होना चाहता है तो उसको इसी डायमेंशन के अंदर रहना चाहिए। इसलिए उसने वहां पर सरवाइव करने के लिए अपनी काम की चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी और वहां पर मौजूद क्रीचर्स को मार के उसने फूड भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसने वहां पर मौजूद एक केव के अंदर अपनी टेम्परेरी बेस बनाई और कुछ सालों के लिए उसी डायमेंशन के अंदर रहने का फैसला किया। और फिर एक दिन उस डायमेंशन के अंदर फिरते हुए एंटिटी एक्स को एक गार्ड नजर आया। उस गार्ड के हाथ में एक स्वॉर्ड थी जो कि एंटिटी एक्स को बहुत अच्छी लगी और फिर उसने उस गार्ड को जाके बोला कि वो इस डायमेंशन के अंदर भटक चुका है और उसको यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो गार्ड उस एंटिटी एक्स को बच्चा समझकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर एंटिटी एक्स ने धोखे से उसके पीठ पीछे वार किया और उसको खत्म करके उसकी स्वॉर्ड हासिल कर ली। एंटिटी एक्स बहुत ही ज्यादा चालाक था और अब उसके पास एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड आ चुकी थी। अब एंटिटी एक्स आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। कई साल इस खतरनाक डायमेंशन में गुजारने के बाद एंटिटी एक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और उसने अपने लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटल आर्मर भी क्रिएट कर लिया था और इस डायमेंशन के खतरनाक क्रीचर्स को मारना अब उसके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन इस डायमेंशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस था द मैजिशियन, जिसके साथ एंटिटी एक्स ने कई दफा फाइट करके उसको हराने की कोशिश की थी। लेकिन आज तक एंटिटी एक्स द मैजिशियन को हराने में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन इस दफा वो पूरी तैयारी के साथ आया था और अपने साथ गोल्डन एप्पल्स भी लेके आया था। इस दफा वो हर सूरत द मैजिशियन
को हराना चाहता था और फिर उसने द मजिशियन के ऊपर अटैक कर दिया। वो मजिशियन अकेला ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब तो उसके गार्ड्स ने और इस डायमेंशन के दूसरे क्रीचर्स ने भी एंटिटी एक्स के ऊपर अटैक कर दिया था। वो इन सब के साथ अकेले फाइट कर रहा था, लेकिन वो किसी भी सूरत हार नहीं मानने वाला था, क्योंकि आज वो ये फैसला करके आया था कि चाहे जो भी हो आज वो मजिशियन को हरा के ही दम लेगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद एंटिटी एक्स आज फिर से फेल हो जाएगा कि तभी अचानक एक्स ने मजिशियन को मार गिराया और उसके मरते ही दूसरे क्रीचर्स ने भी उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दिया। अब एक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उस मजिशियन की सारी पावर्स अब एक्स के अंदर आ चुकी थी और वो उन पावर्स को अपने अंदर फील कर सकता था। अब एंटिटी एक्स इस डायमेंशन का वन एंड ओनली रूलर बन चुका था। फिर उसने और कई साल इसी डायमेंशन के अंदर गुजारे और भी ज्यादा पावरफुल होता चला गया। फिर उसने माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस जाने का फैसला किया। अब एंटिटी एक्स माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था। फिर उसको वहां पर एक पिलिजर आउटपोस्ट नजर आई। उसने उस पिलिजर आउटपोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया और उन सारे पिलिजर्स को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर उसने उन पिलिजर से पूछा कि तुम लोग माइनक्राफ्ट के सारे विलेजेस के अंदर जाते हो, मुझे बताओ कि किसी विलेज के अंदर कोई व्हाइट आंखों वाला बच्चा तो नहीं पैदा हुआ, क्योंकि एंटिटी एक्स के दिल के अंदर अभी भी उस जादूगरनी की प्रेडिक्शन का डर था। लेकिन उन पिलिजर्स ने एंटिटी एक्स को बताया कि अभी तक किसी भी विलेज के अंदर कोई भी सफेद आंखों वाला बच्चा नहीं पैदा हुआ। फिर उसने उस आउटपोस्ट के सारे पिलिजर्स को मार दिया और उस आउटपोस्ट को आग लगा दी। अब एंटिटी एक्स को एक बेस की जरूरत थी जहां पर बैठ के वो पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर राज करने की प्लानिंग कर सकता था। लेकिन वो ओवरवर्ल्ड के अंदर बेस नहीं बनाना चाहता था, बिकॉज ओवरवर्ल्ड के अंदर कोई भी उसको इजीली ढूंढ सकता था। इसलिए उसने नेदर के अंदर बेस बनाने का फैसला किया। और फिर एंटिटी एक्स ने नेदर के अंदर अपने लिए एक बहुत ही आलीशान कैसल बनवाया। उस कैसल के अंदर बैठकर वो माइनक्राफ्ट की सारी दुनियाओं को कंट्रोल कर सकता था और उनके ऊपर राज कर सकता था। फिर उसने वहां पर 10 विलेजर्स को बुलवाया और उन विलेजर्स को माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर जासूस बना के भेजा और उनको कहा कि अगर माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर किसी भी विलेज में व्हाइट आंखों वाला बच्चा पैदा हो तो वो सबसे पहले आकर एंटिटी एक्स को बताएं, क्योंकि उस जादूगरनी की प्रेडिक्शन से एंटिटी एक्स को बहुत डर लगना शुरू हो गया था। और फिर माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के दूर दराज के किसी गांव में एक व्हाइट आंखों वाला बच्चा यानी कि हीरो ब्राइन पैदा हो चुका था। फिर एक विलेजर एंटिटी एक्स के पास आया और उसने एंटिटी को आके बताया कि माइनक्राफ्ट के एक गांव में एक व्हाइट आंखों वाला बच्चा पैदा हो चुका है। ये सुनते ही एंटिटी एक्स को शॉक लगा। उसको ये चीज रियलाइज हो गई थी कि उस जादूगरनी की प्रेडिक्शन सच हो सकती है। अभी वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक एक और विलेजर एंटिटी एक्स के पास आया। उसने एंटिटी एक्स को बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर कोई और भी घुस चुका है जो कि माइनक्राफ्ट के सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सुनते ही एंटिटी एक्स बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कौन है वो, उसको फौरन मेरे सामने लेके आया जाए। ये और कोई नहीं बल्कि एंटिटी 303 था। जब एंटिटी 303 एंटिटी एक्स के सामने आया तो एक्स ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरी दुनिया के अंदर क्या कर रहे हो और मेरे विलेजेस को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ और मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। एंटिटी 303 को अंदाजा हो गया कि एक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। उसने एंटिटी एक्स को कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर तुम्हारा राज है और अगर तुम कहोगे तो मैं माइनक्राफ्ट की दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। और फिर एंटिटी एक्स के दिमाग के अंदर एक प्लान आया। उसने एंटिटी 303 को कहा कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट की दुनिया में रहने की इजाजत दे दूंगा। एंटिटी 303 ने कहा कि बताओ मुझे क्या करना होगा। एक्स ने कहा कि माइनक्राफ्ट के एक विलेज के अंदर एक व्हाइट आंखों वाला बच्चा पैदा हुआ है, अगर तुम उसको मार दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। और ये सुनते ही एंटिटी 303 ने कहा मुझे मंजूर है। एंटिटी 303 ने हीरोब्राइन के विलेज के ऊपर अटैक किया और उसके भाई को किडनैप कर लिया और हीरोब्राइन की आंखों के सामने उसके भाई को मार दिया। अपने भाई का बदला लेने के लिए हीरोब्राइन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और एंटिटी 303 के साथ फाइट करके उसको हरा दिया। और इस तरह एंटिटी एक्स का पहला प्लान फेल हो गया। एंटिटी एक्स का फर्स्ट प्लान फेल होने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था। उसको ये बात और भी ज्यादा कंफर्म होती जा रही थी कि हीरोब्राइन ही वो आदमी है जो कि इवेंचुअली उसको हराने वाला है। फिर एक और विलेजर ने आके उसको बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर मॉन्स्टर्स डायमेंशन से एक क्रीचर आया है जो कि अपने आप को हुगा लाला कहता है और माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर राज करना चाहता है। एंटिटी एक्स ने हुगा लाला को अपने कैसल के अंदर बुलवाया। उसने सोचा कि जो काम एंटिटी 303 नहीं कर सका शायद वो काम हुगा लाला कर जाए। एक्स ने हुगा लाला को कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हीरोब्राइन का सर चाहिए, उसके बदले में जो तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा और इस काम के अंदर तुम्हें जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दूंगा। हुगा लाला ने हीरोब्राइन को मारने के लिए ढेर सारी प्लानिंग की, बहुत सारे ट्रैप्स बनाए, लेकिन इवेंचुअली हीरोब्राइन ने हुगा लाला को मार दिया। लेकिन हुगा लाला का एक सीक्रेट प्लान था और उसने नल के जरिए, जो कि हीरोब्राइन का सबसे अच्छा दोस्त था,
उसको मरवा दिया। एंटिटी एक्स को जब पता चला कि हीरोब्राइन मर चुका है तो उसको बहुत खुशी हुई, लेकिन नल भी जिंदा था और उसको नल से भी खतरा हो सकता था। इसलिए उसने नल को मारने के लिए एक ट्रैप सेट किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि नल उस ट्रैप से बच गया, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए। नल बदले की आग में जल रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि इस सब के पीछे कौन है, बिकॉज उसको एंटिटी एक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो यही समझ रहा था कि हुगा लाला इस सब के पीछे है और हुगा लाला मर चुका है। इसलिए वो डिसअपॉइंट होकर माइनक्राफ्ट की डार्क डायमेंशन के अंदर वापस चला गया, जहां से वो आया था, और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारने का फैसला किया। एंटिटी एक्स बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज उसकी नल से भी जान छूट चुकी थी और हीरोब्राइन से भी। उसका मास्टर प्लान काम कर चुका था, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। हीरोब्राइन का एक बेटा था जिसको उसने माइनक्राफ्ट के एक विलेज के अंदर छुपा दिया था, और उस विलेज के ऊपर एक मैजिक स्पेल किया था, जिसकी वजह से कोई भी एंटिटी उस विलेज के अंदर नहीं आ सकती थी और ना ही उस विलेज से कोई बाहर जा सकता था। एंटिटी एक्स को जब हीरोब्राइन जूनियर के बारे में पता चला तो वो उसी टाइम हीरोब्राइन जूनियर को खत्म करना चाहता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। हीरोब्राइन ने जो उस विलेज के ऊपर स्पेल किया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और एंटिटी एक्स भी उस स्पेल को नहीं तोड़ सकता था। इसलिए एंटिटी एक्स को किसी तरह से हीरोब्राइन जूनियर को इस विलेज से बाहर लेके आना था। इसलिए एक दिन वो भेस बदलकर उस विलेज में चला गया और हीरोब्राइन जूनियर को बातों में लगाकर उसको उस विलेज से एस्केप करवा दिया। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर उसकी सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। उसने हीरोब्राइन जूनियर को मारने के लिए मॉन्स्टर्स भेजे, लेकिन हीरोब्राइन जूनियर ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उन सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। हीरोब्राइन जूनियर को पता चल चुका था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, और इस सब से निपटने के लिए हीरोब्राइन जूनियर ने डार्क डायमेंशन से नल को भी ढूंढ निकाला और उसको माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस ले आया। एंटिटी एक्स को जब इस सब के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि अब उसको खुद ही इस सब से निपटना पड़ेगा, कोई और आके उसकी हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए उसने म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ की एक आर्मी इकट्ठी की और उस आर्मी को लेकर ओवरवर्ल्ड के अंदर जाने ही वाला था कि तभी अचानक हीरोब्राइन जूनियर वहां पर टेलीपोर्ट हो गया और उसको एंटिटी एक्स के सारे प्लान के बारे में पता चल गया। और उसने ये सब जाके नल को बताया, और नल ने उसको कहा कि वो दोनों मिलकर भी एंटिटी एक्स को नहीं हरा सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए उनको द ग्रेट लेजेंडरी ओरिजिनल हीरोब्राइन को वापस लेके आना पड़ेगा। लेकिन अब एंटिटी एक्स भी तैयार था। तो क्या होगा माइनक्राफ्ट की दुनिया का फ्यूचर? क्या नल और हीरोब्राइन जूनियर मिलकर द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर को वापस ला पाएंगे, या फिर एंटिटी एक्स माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर राज करेगा? एंटिटी एक्स ने अपने म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ की फौज को माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया, लेकिन वो खुद उन ज़ॉम्बीज़ के साथ माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर नहीं गया क्योंकि उसके दिमाग के अंदर कुछ और बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा था। उन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ ने माइनक्राफ्ट के विलेजेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और एक एक करके उन सारे विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। उन विलेजेस में रहने वाले विलेजर्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनको बचाने वाला अब कोई नहीं आने वाला। लेकिन तभी हीरोब्राइन जूनियर घोड़े पर सवार होकर अपना बैटल आर्मर पहनकर उन विलेजर्स को बचाने के लिए आ पहुंचा, और उसने उन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले ही फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन आखिर वो अकेला था क्यों, और नल किधर था? और क्या हीरोब्राइन जूनियर इन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले ही फाइट करके माइनक्राफ्ट के विलेजर्स को बचा पाएगा? और वहीं माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने में नल था, जो कि अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। लेकिन आखिर नल जा कहां रहा था, और उसने हीरोब्राइन जूनियर को अकेले ही उन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने के लिए क्यों भेज दिया? वहीं नेदर डायमेंशन के अंदर एंटिटी एक्स को यह पता था कि उसके म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो माइनक्राफ्ट की दुनिया को उसके लिए कॉन्कर कर सकें, क्योंकि उसको पता था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए नल और हीरोब्राइन जूनियर दोनों मौजूद हैं। इसलिए एंटिटी एक्स ने उन दोनों को हराने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। उसने एक दिन अपने कैसल के अंदर अपने सबसे ज्यादा वफादार जनरल जेड को बुलाया, और उसने जनरल जेड को कहा कि तुम माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड के अंदर जाओगे और हीरोब्राइन जूनियर और नल के साथ दोस्ती करोगे, और फिर तुम उनकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे ला के दिया करोगे, और फिर जब वो दोनों तुम्हारे ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे तब सही वक्त आने पर तुम उन दोनों को धोखा देकर उनको खत्म कर दोगे। जेड ने एंटिटी एक्स को कहा कि ये काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, और फिर वो माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हीरोब्राइन जूनियर उन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले फाइट कर रहा था, और उसने काफी ज्यादा म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ को खत्म भी कर दिया था, लेकिन अभी भी वो ये फाइट पूरी तरह से नहीं जीता था। लेकिन वो बिल्कुल हार मानने वाला नहीं था, बिकॉज सारे माइनक्राफ्ट विलेजेस को बचाने की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। और वहीं दूसरी तरफ नल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। वो माइनक्राफ्ट की दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल विज़र्ड को मिलने के लिए उसके कैसल में आया था। उस विज़र्ड ने नल को देखते ही उसको कहा कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम माइनक्राफ्ट की दुनिया को एंटिटी एक्स से बचाना चाहते हो, लेकिन तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें हीरोब्राइन की मदद चाहिए, इसलिए तुम उसको वापस लाना चाहते हो। नल ने उस विज़र्ड को कहा कि पूरी माइनक्राफ्ट दुनिया के अंदर सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो कि हीरोब्राइन को वापस लाने में मेरी मदद कर सकते
सकते हो। उस विज़ार्ड ने नल को कहा कि मैं आखिर तुम्हारी मदद क्यों करूं, क्योंकि तुम्हारी मदद करने का मतलब एंटिटी एक्स से दुश्मनी मोल लेना होगा। नल ने उस विज़ार्ड को कहा कि मैं जानता था कि तुम यही कहने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूँ जिसकी तलाश तुम्हें सदियों से है, और वो चीज है पोशन ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसको पीने के बाद तुम इमोर्टल हो जाओगे और कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ये सुनते ही वो विज़ार्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और उसने नल से पूछा कि आखिर तुम्हें ये पोशन मिला कहाँ से। फिर नल ने उस विज़ार्ड को बताया कि जब मैं डार्क डायमेंशन में था तो एक दिन उस डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हुए मुझे ये पोशन मिला था, और मैं ये पोशन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर को वापस लाने में मेरी मदद करनी होगी। उस विज़ार्ड ने नल को कहा कि हीरोब्राइन सीनियर मर चुका है और उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे हीरोब्राइन सीनियर को वापस लेके आया जा सकता है। तुम्हें टाइम ट्रेवल करके उस टाइम में वापस जाना होगा जब हीरोब्राइन सीनियर जिंदा था, और फिर तुम उसको अपने साथ लेकर वापस इस टाइम में आ सकते हो। फिर उस विज़ार्ड ने वहां पर एक मैजिक स्पेल कास्ट किया और नल को हीरोब्राइन सीनियर को लेने के लिए टाइम में वापस भेज दिया। अब नल टाइम ट्रेवल करके टाइम में वापस आ चुका था, लेकिन उसके पास टाइम काफी कम था। उसको जितना जल्दी हो सकता था हीरोब्राइन सीनियर को ढूंढना था। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली नल ने एक केव के अंदर हीरोब्राइन सीनियर को ढूंढ निकाला। नल हीरोब्राइन को देखकर बहुत खुश हुआ और हीरोब्राइन नल को देखकर काफी हैरान हुआ, और फिर नल ने हीरोब्राइन सीनियर को फ्यूचर के बारे में और एंटिटी एक्स के बारे में सारी कहानी सुनाई। और फिर नल ने कहा कि हम लोग को फ्यूचर में वापस जाना होगा बिकॉज उसका बेटा हीरोब्राइन जूनियर काफी ज्यादा खतरे में है। और फिर उसने फ्यूचर में जाने के लिए अपना मैजिक स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मैजिक स्पेल काम ही नहीं कर रहा था बिकॉज उस विज़ार्ड ने नल को धोखा दे दिया था और उस पोर्टल को दूसरी साइड से क्लोज कर दिया था। और फिर उस विज़ार्ड ने वहां पर एंटिटी एक्स को बुलाया और उसको नल के प्लान्स के बारे में सब कुछ बता दिया बिकॉज वो विज़ार्ड किसी भी सूरत में एंटिटी एक्स से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। और फिर एंटिटी एक्स ने अपने दो सबसे खतरनाक असैसिन नाइट्स को स्पॉन करवाया और फिर उन दोनों को हीरोब्राइन और नल को मारने के लिए पास्ट में भेज दिया बिकॉज एंटिटी एक्स को लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, और वो इस मौके को यूज करके ना सिर्फ द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर को इस टाइमलाइन में आने से रोक सकता है, बल्कि नल को भी उसके साथ ही वहीं पर खत्म कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हीरोब्राइन जूनियर उन सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज के साथ अकेले फाइट करते करते काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। उसका सारा आर्मर टूट चुका था, लेकिन उसने काफी सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया था और अब सिर्फ और सिर्फ 4 म्यूटेंट ज़ॉम्बीज बचे थे। लेकिन हीरोब्राइन जूनियर काफी ज्यादा थक चुका था, अब वो इन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज के साथ मजीद फाइट नहीं कर सकता था और ऐसा लग रहा था कि शायद हीरोब्राइन जूनियर ये फाइट हार जाएगा कि तभी अचानक जेड हीरोब्राइन जूनियर की हेल्प करने के लिए वहां पर आ पहुंचा और उन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना शुरू कर दी, क्योंकि वो हीरोब्राइन जूनियर और नल से दोस्ती करना चाहता था ताकि वो उनकी खबरें जाके एंटिटी एक्स को दे सके, और उनका ट्रस्ट हासिल करने का इससे अच्छा मौका जेड को नहीं मिल सकता था। और फिर जेड ने हीरोब्राइन जूनियर के साथ मिलकर उन बाकी बचे हुए 4 म्यूटेंट ज़ॉम्बीज को भी खत्म कर दिया, और इस तरह उसने हीरोब्राइन जूनियर का कंप्लीट ट्रस्ट गेन कर लिया। और फिर हीरोब्राइन जूनियर ने अपनी जान बचाने के लिए जेड का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन और मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आए थे। और फिर जेड ने हीरोब्राइन जूनियर को बताया कि वो माइनक्राफ्ट का एक एंशिएंट वॉरियर है जो कि कई सालों से माइनक्राफ्ट की दुनिया की सीक्रेटली सुरक्षा कर रहा है, और जैसे ही उसको पता चला कि माइनक्राफ्ट की दुनिया खतरे में है तो वो उसको बचाने के लिए आ पहुंचा। लेकिन ये सरासर झूठ था और जेड एंटिटी एक्स का एक जासूस था जिसको एंटिटी ने माइनक्राफ्ट के हीरोज के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था। और वहीं दूसरी तरफ द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन और नल अभी तक पास्ट के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन उनका मैजिक स्पेल काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको फ्यूचर के अंदर वापस आने का कोई और तरीका ढूंढना था। हीरोब्राइन ने नल को कहा कि एक आदमी है जो उनकी फ्यूचर के अंदर वापस जाने में मदद कर सकता है, और फिर वो दोनों उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़े। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एंटिटी एक्स के असैसिन नाइट्स ने अटैक कर दिया। ये असैसिन्स इस टाइमलाइन के नहीं लग रहे थे, इसलिए नल को पता चल गया कि इस सब के पीछे एंटिटी एक्स का ही हाथ है। ये असैसिन नाइट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन और नल इकट्ठे हो चुके थे और इनको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और ऐसा ही हुआ, द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन ने और नल ने मिलकर इन दोनों असैसिन नाइट्स को वहीं पर खत्म कर दिया। और फिर नल ने हीरोब्राइन को कहा कि ये असैसिन नाइट्स इस टाइमलाइन के नहीं है, इस सब के पीछे एंटिटी एक्स का हाथ है। इसका मतलब ये है कि एंटिटी एक्स को नल के सारे प्लान्स के बारे में पता चल चुका है, इसलिए इनको जितना जल्दी हो सकता है फ्यूचर में वापस जाना होगा। और फिर हीरोब्राइन नल को एक विलेज के अंदर ले गया। यस गाइस, ये वही विलेज था जहाँ पर हीरोब्राइन ने अपने बेटे हीरोब्राइन जूनियर को छोड़ा
रहा था। और फिर वहाँ पर जाकर वो दोनों मास्टर जेन से मिले और उन्होंने मास्टर जेन को फ्यूचर और एंटिटी एक्स के बारे में सब कुछ बताया। और फिर उन्होंने मास्टर जेन को कहा कि फ्यूचर के अंदर माइनक्राफ्ट की दुनिया खतरे में है, इसलिए हम लोग को हर सूरत में फ्यूचर में जाना होगा और सिर्फ मास्टर जेन ही उन दोनों को फ्यूचर के अंदर भेज सकते हैं। और फिर मास्टर जेन ने कहा कि मैं तुम लोग को फ्यूचर के अंदर भेज तो दूंगा, लेकिन हीरोब्राइन तुम्हें हर सूरत में फ्यूचर की दुनिया को बचाने के बाद इसी टाइमलाइन के अंदर वापस आना होगा, क्योंकि ये टाइमलाइन हीरोब्राइन के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। और फिर हीरोब्राइन ने मास्टर जेन से वादा किया कि वो हर सूरत में माइनक्राफ्ट की फ्यूचर वाली दुनिया को बचाने के बाद इस टाइमलाइन में वापस आएगा। और फिर मास्टर जेन ने वहां पर एक मैजिक स्पेल कास्ट किया और उन दोनों को फ्यूचर के अंदर भेज दिया। और फिर फ्यूचर के अंदर पहुंचते ही नल ने हीरोब्राइन को कहा कि हम लोग को फौरन जूनियर को बचाने के लिए जाना होगा, बिकॉज वो पूरी म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ की आर्मी के साथ अकेले ही फाइट कर रहा है। लेकिन जब वो दोनों उस विलेज के अंदर पहुंचे तो वो ये देखकर बहुत हैरान हुए कि वहां पर उन लोगों को एक भी म्यूटेंट ज़ॉम्बी नहीं नजर आ रहा था। और फिर जब वो दोनों उस विलेज में थोड़ा सा आगे गए तो वहां पर उनको हीरोब्राइन जूनियर नजर आया। जूनियर नल को और द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने हीरोब्राइन को कहा कि अच्छा तो आप हैं द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर, माइनक्राफ्ट की दुनिया के रखवाले। और फिर हीरोब्राइन सीनियर ने कहा हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ की आर्मी कहाँ है, क्या तुमने उन सबको हरा दिया? और फिर जूनियर ने कहा कि जी हाँ, माइनक्राफ्ट की दुनिया म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है और सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ खत्म हो चुके हैं। और फिर जूनियर ने हीरोब्राइन सीनियर को और नल को जेड से मिलवाया और उनको बताया कि जेड ने ना सिर्फ माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने में मेरी मदद की है बल्कि मेरी जान भी बचाई है। हीरोब्राइन ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए जेड का शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर हीरोब्राइन ने कहा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी तक एंटिटी एक्स का खतरा माइनक्राफ्ट की दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, इसलिए हम सब लोगों को मिलकर उस खतरे के साथ निपटने की तैयारी करनी होगी। और फिर नल ने हीरोब्राइन को कहा कि एंटिटी एक्स से हम तीनों खुद ही निपट सकते हैं, उसके लिए हम लोग को जेड की मदद की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम लोग जेड के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर हीरोब्राइन सीनियर ने जूनियर से पूछा कि तुम बताओ क्या हम लोग को जेड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए? और फिर जूनियर ने कहा कि जेड ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसका एहसानमंद हूँ, हम लोग जेड के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और फिर हीरोब्राइन ने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि हम लोग को जेड के ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए तो हम लोग जेड के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और वैसे भी एंटिटी एक्स से निपटने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वॉरियर्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर वहां पर रात होना शुरू हो गई थी, इसलिए उन सब ने आज की रात उसी विलेज के अंदर गुजारने का फैसला किया। और फिर रात होते ही जब जूनियर, नल और हीरोब्राइन सीनियर सो रहे थे तो जेड चुपके से उठा और ये सब कुछ एंटिटी एक्स को बताने के लिए चला गया। और फिर उसने एंटिटी एक्स को जाके बताया कि जिस चीज का उसको डर था वो हो चुका है, द ग्रेट लेजेंडरी हीरोब्राइन सीनियर वापस आ चुका है और अब वो तीनों मिलकर एंटिटी एक्स को हराने के लिए तैयार हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सब अब जेड के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जेड उनकी सारी इंफॉर्मेशन ला के एंटिटी एक्स को दे सकता है। और फिर एंटिटी एक्स ने कहा लेट द वॉर बिगिन। तो ये कहानी शुरू होती है एक विलेज से, लेकिन ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं था बल्कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और कर्स्ड विलेज था। इस विलेज के अंदर ढेर सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे और इन सारे मॉन्स्टर्स के दरमियान में पैदा हुआ एक बच्चा। ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था बल्कि ये बच्चा आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान था। ये बच्चा इन मॉन्स्टर्स के बीच में ही पैदा हुआ था, इसलिए ये मॉन्स्टर्स इसको कुछ भी नहीं कहते थे। ये विलेज एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह थी और इस विलेज की ढेर सारी मिस्ट्रीज थी, जैसे कि ये सारे मॉन्स्टर्स आखिर इस विलेज के अंदर आए कहां से और इस विलेज के चारों तरफ फायर की एक बाउंड्री बनी हुई थी, आखिर वो बाउंड्री यहाँ पर किसने बनाई और इन सारे मॉन्स्टर्स को इस विलेज के अंदर ट्रैप किसने किया, आखिर इस विलेज का सीक्रेट था क्या? इन सारे सवालों के जवाब उस बच्चे को भी जानने थे। इस विलेज के बाहर एक और मिस्टीरियस सा दिखने वाला घर था। ये घर इस विलेज में मौजूद बाकी सारे घरों से कम्प्लीटली डिफरेंट था और इस बच्चे को ऐसा लगता था कि शायद इस घर से उसको उसके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये बच्चा इस विलेज से बाहर नहीं जा सकता था बिकॉज इस विलेज के चारों तरफ एक मैजिकल फायर की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन जब ये बच्चा उस विलेज में मौजूद एक घर में एंटर हुआ तो इसने देखा कि उस घर के अंदर ढेर सारा कॉबल वेब मौजूद था। उसको ये काफी वियर्ड लगा बिकॉज उस विलेज के अंदर किसी भी और घर के अंदर इतना ज्यादा कॉबवेब मौजूद नहीं था। और फिर जब उसने उस कॉबवेब के अंदर जाके देखा तो उसका सच सही निकला, वो कॉबवेब एक सीक्रेट हिडन बेस की एंट्रेंस थी। उस सीक्रेट बेस के अंदर ज्यादा कुछ मौजूद नहीं था बल्कि सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक अजीब सा दिखने वाला आइटम स्टैंड था जिसके ऊपर एक अजीब सा आइटम मौजूद था। उस बच्चे ने उस अजीब से आइटम को पिक कर लिया। उस आइटम का नाम फ्लोटिंग पाउच था। जब उसने उस फ्लोटिंग पाउच को हाथ में पकड़ा तो वो हवा में फ्लोट करने लगा और फिर उस बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्या वो इस मैजिक पाउच को यूज करके उस फायर बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। लेकिन
लेकिन आखिर ये सीक्रेट बेस थी किसकी और ये मैजिकल आइटम यहाँ पर किसने रखा था? ऐसा लग रहा था कि हर रोज उस विलेज की मिस्ट्रीज बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि उस बच्चे को इन सारी मिस्ट्रीज के जवाब इस विलेज के अंदर से नहीं मिलने वाले थे। इसलिए उस बच्चे ने उस फ्लोटिंग बैग को यूज करके उस फायर बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश की और उसने फाइनली उस फायर को क्रॉस कर लिया और फिर वो उस मिस्टीरियस से दिखने वाले घर की एंट्रेंस पे पहुंच गया। उस हाउस की एंट्रेंस के ऊपर दो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट थे जो कि मैजिकल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ने वहां पर कोई मैजिक स्पेल किया था, लेकिन वो स्पेल उस बच्चे को रोकने के लिए नहीं किया गया था क्योंकि वो बच्चा इजीली उस घर के अंदर एंटर हो गया। वो घर एक मिस्टीरियस जगह थी, वहां पर कई सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस घर को मैजिक करने के लिए यूज किया जाता था। उस बच्चे ने उन मैजिकल आर्टिफैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन वो मैजिकल आर्टिफैक्ट्स काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से वो आर्टिफैक्ट्स बेकार पड़े हुए थे। फिर उस बच्चे को उस रूम के कोने में स्टेयर्स नजर आई और वो उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के इस घर के दूसरे फ्लोर के ऊपर पहुंच गया और जो उसने वहां पर देखा वो देखकर वो हैरान परेशान हो गया। वहां पर किसी टाइप का जेल सेल बना हुआ था और उस सेल के अंदर दो मॉन्स्टर्स कैद थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स दूसरे मॉन्स्टर्स की तरह नहीं थे और वो मुसलसल उस बच्चे की तरफ देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्शियस थे। और फिर उसने देखा कि उस रूम की लेफ्ट वॉल के ऊपर दो बुक्स लटकी हुई थी। एक बुक के ऊपर लिखा हुआ था हिस्ट्री ऑफ अनुराबी विलेज, जबकि दूसरी बुक के ऊपर लिखा हुआ था फॉर आवर सन एंडर ब्रायन। उस बच्चे ने हिस्ट्री ऑफ अनुराबी विलेज वाली बुक को पिकअप कर लिया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस विलेज का नाम अनुराबी विलेज है और ये एक टाइम के अंदर एक नॉर्मल विलेज हुआ करता था, लेकिन फिर इस विलेज के अंदर रहने वाले विलेजर्स ने डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से दूसरी दुनिया के खतरनाक मॉन्स्टर्स और डार्क क्रीचर्स इस विलेज के अंदर आना शुरू हो गए। लेकिन दो विलेजर्स थे जिन्होंने बाकी सारे विलेजर्स को रोकने की कोशिश की और उनको कहा कि डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने से उनके विलेज डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन उन दोनों की बात किसी नहीं सुनी और उन विलेजर्स ने इतना ज्यादा डार्क मैजिक प्रैक्टिस किया कि वो सब के सब डार्क मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए और अनुराबी विलेज माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे ज्यादा कर्स्ड विलेज बन गया। और फिर वो दो विलेजर्स जो कि हस्बैंड और वाइफ थे, उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उन दोनों ने उस बच्चे का नाम रखा एंडर ब्रायन। यस गाइस, ये बच्चा उन्हीं दोनों विलेजर्स का बेटा एंडर ब्रायन था। फिर एंडर ब्रायन ने वो दूसरी बुक पिकअप की जिसके ऊपर लिखा हुआ था फॉर आवर सन एंडर ब्रायन। उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि एंडर ब्रायन, जब तक तुम ये बुक पढ़ रहे होगे हम लोग कंप्लीटली मॉन्स्टर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, लेकिन हमने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे ऊपर एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर दिया था। इस वजह से तुम अब कंप्लीटली मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगे और हमने पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने के लिए और इस कर्स को दूसरे विलेजेस तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरे अनुराबी विलेज के इर्द गिर्द एक फायर वॉल बना दी है और अपने आप को इस सेल के अंदर बंद कर दिया है। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम हम लोग को बचाने के लिए जरूर आओगे, क्योंकि अब हमें और इस पूरे के पूरे विलेज को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस काम के लिए तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो तुम्हें इस घर के अंदर से ही मिल जाएंगी। फ्रॉम योर लविंग पेरेंट्स, टेक केयर। एंडर ब्रायन को उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन अब उसके कंधों के ऊपर एक और बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी थी। उसको ना सिर्फ अपने पेरेंट्स को दोबारा से नॉर्मल करना था बल्कि पूरे के पूरे विलेज को भी बचाना था। फिर उसने उस घर को मजीद एक्सप्लोर किया तो उसको एक और फ्लोर मिला जहाँ पर उसको ढेर सारे मैजिकल आइटम्स मिले। उसने वो सारे मैजिकल आइटम्स कलेक्ट किए और उस घर से बाहर निकल आया। फिर उसने एक एक करके उन सारे मैजिकल आइटम्स को टेस्ट किया और अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। अब कई साल गुजर चुके थे और एंडर ब्रायन अब बड़ा हो चुका था और उसने माइनक्राफ्ट के विलेजेस से काफी दूर एक जगह पर अपने लिए घर बनाकर उसमें रहना शुरू कर दिया था और उस घर के साथ उसने एक बहुत बड़ा ऑब्सीडियन टावर बनाया था और उस टावर के अंदर उसने कर्स्ड मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा हुआ था और वो उन मॉन्स्टर्स को फिर से नॉर्मल विलेजर्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो उनके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता था, लेकिन वो अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन वो बिल्कुल हार मानने वाला नहीं था, बिकॉज ना सिर्फ उसके ऊपर पूरे विलेज की जिम्मेदारी थी बल्कि उसको अपने पेरेंट्स को भी फिर से नॉर्मल करना था। एंडर ब्रायन के पेरेंट्स ने उसको एक अजीब सा पिकैक्स दिया था, लेकिन वो पिकैक्स काफी वियर्ड था बिकॉज वो माइनक्राफ्ट के किसी भी आइटम के ऊपर काम नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन एंडर ब्रायन ने उस पिकैक्स को यूज करके कुछ स्टोन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ बहुत ही ज्यादा मैजिकल हुआ और वहां पर एक मिस्टीरियस सा दिखने वाला पोर्टल ओपन हो गया। ये पिकैक्स कोई नॉर्मल पिकैक्स नहीं था बल्कि ये माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशंस का पोर्टल ओपनर था। एंडर ब्रायन उस पोर्टल के थ्रू नहीं गया बिकॉज उसको नहीं पता था कि वो किस डायमेंशन के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पर खतरा हो सकता था। इसलिए वो अपने घर में वापस गया, अपना मैजिकल आर्मर पहना और अपने वेपन्स कलेक्ट किए और फिर उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने वहां पर दोबारा से वो पोर्टल ओपन किया और उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया।
और फिर एंडर ब्राइन एक ब्रांड न्यू डायमेंशन के अंदर पहुंच चुका था। ये डायमेंशन माइनक्राफ्ट की एंड डायमेंशन की तरह लग रही थी, लेकिन उससे काफी ज्यादा डिफरेंट और मिस्टीरियस थी। इस डायमेंशन के अंदर ढेर सारे अजीबोगरीब और मिस्टीरियस क्रीचर्स मौजूद थे और फिर एंडर ब्राइन ने इस डायमेंशन को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब एंडर ब्राइन वहां पर थोड़ा सा आगे गया तो उस डायमेंशन में उसको बिल्कुल उसी तरह के मॉन्स्टर्स नजर आए जिस तरह के मॉन्स्टर्स उसके विलेज में आ गए थे। इसका मतलब उसके विलेज का और इस डायमेंशन का आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था। और फिर एंडर ब्राइन को ये यकीन हो गया कि उसके पेरेंट्स को और उसके विलेज को फिर से नॉर्मल करने का तरीका उसको इसी डायमेंशन से मिलने वाला था। इसलिए उसने इस डायमेंशन को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने किसी वजह से ही उसको इस डायमेंशन में भेजा था। जब एंडर ब्राइन थोड़ा आगे गया तो वहां पर उसको एक बहुत बड़ा टावर नजर आया। वो टावर इस डायमेंशन का बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस डायमेंशन को किसी ने ओवरवर्ल्ड से आके बनाया, बिकॉज उसमें जो भी मटेरियल्स यूज हुए थे वो ओवरवर्ल्ड के मटेरियल थे। फिर एंडर ब्राइन ने उस टावर की सीढ़ियों को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, लेकिन ये टावर बहुत ऊंचा था और सीढ़ियां क्लाइंब करते हुए एंडर ब्राइन को बहुत टाइम लगने वाला था। लेकिन फिर एंडर ब्राइन फाइनली उस टावर के फाइनल फ्लोर तक पहुंच गया। वहां पर उसको एक लाइट हाउस नजर आया और वो उस लाइट हाउस के अंदर एंटर हो गया। और फिर जब वो उस लाइट हाउस के टॉप पे पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर एक विलेजर मौजूद था जो कि बिल्कुल एंडर ब्राइन की तरह आधा मॉन्स्टर था। वो विलेजर भी एंडर ब्राइन को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने एंडर ब्राइन से पूछा कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर कैसे पहुंच गए। और फिर एंडर ब्राइन ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाई कि वो अनुराबी विलेज से बिलोंग करता है और उसके गांव के विलेजर्स डार्क मैजिक यूज करने की वजह से खतरनाक मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और उसका सारा विलेज कर्स्ड हो चुका है और वो अपने पेरेंट्स को और उसके पूरे के पूरे विलेज को फिर से नॉर्मल करने का तरीका ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचा है। और फिर उस विलेजर ने एंडर ब्राइन को बताया कि वो भी माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में एक विलेज में रहता था और उसने भी डार्क मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, इसलिए वो अपने विलेज को बचाने के लिए माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड को छोड़कर इस डायमेंशन में आ गया था ताकि उसकी वजह से ये कर्स्ड माइनक्राफ्ट के किसी और विलेजर को या फिर किसी और विलेज तक ना पहुंचे। और फिर एंडर ब्राइन ने उस विलेजर को कहा कि अगर तुम्हें डार्क मैजिक के बारे में पता है तो क्या तुम मेरी अपने विलेज को दोबारा से नॉर्मल करने में और मेरे पेरेंट्स को बचाने में मदद कर सकते हो। उस विलेजर ने एंडर ब्राइन को कहा कि मैं तुम्हें ये गारंटी तो नहीं देता कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे अपना विलेज दिखा दोगे तो मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि क्या उस स्पेल को रिवर्स किया जा सकता है या फिर नहीं। ये सुनकर एंडर ब्राइन बहुत खुश हुआ और उसने उस विलेजर को कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने विलेज में वापस लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर एंडर ब्राइन ने वहाँ पर एक पोर्टल ओपन किया और उस विलेजर को साथ लेकर अपने अनुराबी विलेज में वापस चला गया। जब उस विलेजर ने अनुराबी विलेज को देखा तो वो देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने एंडर ब्राइन को कहा कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये विलेज अब पूरी तरह से कर्स्ड हो चुका है और इस कर्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये कर्स किसी भी टाइम माइनक्राफ्ट की दूसरी ओवरवर्ल्ड के अंदर फैल सकता है। इसलिए एंडर ब्राइन को इन सारे विलेजर्स को मारकर इस पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले कि माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए। ये सुनते ही एंडर ब्राइन शॉक में चला गया और उसने उस विलेजर को कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने ही हाथों से अपने ही विलेजर्स को नहीं मार सकता। फिर उस विलेजर ने एंडर ब्राइन को कहा कि ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज मैं इस विलेज के अंदर एंटर नहीं हो सकता, बिकॉज मैं भी फिर से एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। एंडर ब्राइन ने थोड़ी देर इस बारे में सोचा। एक तरफ उसका विलेज था और दूसरी तरफ पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया, और एंडर ब्राइन किसी भी सूरत में पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता था, बिकॉज और हजारों लाखों विलेजर्स थे जो कि इस दुनिया में रहते थे। और फिर एंडर ब्राइन ने उस विलेजर से पूछा कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। और फिर उस विलेजर ने कहा कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल आसान काम नहीं है और अगर माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने का कोई और रास्ता होता तो मैं तुम्हें ये करने को कभी ना कहता, लेकिन तुम्हें ये करना होगा और कोई रास्ता नहीं। हमारे हीरोज ने माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूर किसी कोने में मौजूद एक माउंटेन विलेज के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हीरोब्राइन को पता था कि वो लोग ज्यादा देर तक इस विलेज के अंदर नहीं रह सकते क्योंकि एंटिटी एक्स उनके ऊपर किसी भी टाइम अटैक कर सकता था और हीरोब्राइन ये नहीं चाहता था कि उनकी वजह से इस विलेज में रहने वाले बेचारे विलेजर्स किसी खतरे में पड़े। और फिर नल हीरोब्राइन के पास आया। नल ने हीरोब्राइन को कहा कि एंटिटी एक्स से फाइट करने के लिए उन लोग को मैजिकल वेपन्स चाहिए होंगे, बिकॉज एंटिटी एक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं, इसलिए वो लोग एंटिटी एक्स
के साथ नॉर्मल वेपन से फाइट नहीं कर सकते। और फिर हीरोब्राइन ने नल को कहा कि उन लोगों को मास्टर जेन की मदद लेनी होगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट की दुनिया में सिर्फ एक मास्टर जेन ही है जो कि उनको मैजिकल वेपन्स बना के दे सकते हैं और उनके रहने के लिए किसी सेफ जगह का भी इंतजाम कर सकते हैं। और फिर हीरोब्राइन ने नल को मास्टर जेन को लेने के लिए भेज दिया। वहीं माइनक्राफ्ट की दुनिया के दूसरे कोने में बर्फ से भरी चट्टानों के बीचों बीच एक घर था और उस घर के अंदर कोई ऐसा मौजूद था जो कि इस कहानी का नक्शा बदल के रख देने वाला था, और ये था एंडरब्राइन। और अगर आप लोगों को एंडरब्राइन की कहानी का नहीं पता तो आप लोग ये वाली वीडियो देख लो चैनल पे जाके। तभी एक विलेजर भागता हुआ हीरोब्राइन के विलेज में आया। ये विलेजर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो विलेजर फौरन हीरोब्राइन के पास पहुंचा और उसने हीरोब्राइन को जाके कहा कि वो पास ही मौजूद एक और माइनक्राफ्ट के विलेज में रहता है और उनके विलेज के ऊपर एक अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है जो कि उन विलेजर्स को मार रहा है। प्लीज हीरोब्राइन हमारे विलेज को बचा लो। हीरोब्राइन को पता था कि इसके पीछे जरूर एंटिटी एक्स का ही हाथ है। उसने जूनियर और नल को कहा कि तुम लोग इस विलेज में रह के इस विलेज को प्रोटेक्ट करो, और वो खुद उस दूसरे विलेज को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ा। हीरोब्राइन उस विलेज को बचाने के लिए जा रहा था कि तभी रास्ते में एंडरब्राइन हीरोब्राइन का रास्ता रोक के खड़ा था। हीरोब्राइन एंडरब्राइन को नहीं जानता था, इसलिए उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम रास्ता भटक चुके हो? लेकिन तभी एंडरब्राइन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और हीरोब्राइन के ऊपर अटैक कर दिया। हीरोब्राइन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था बिकॉज वो नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है और इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। फिर उसको लगा कि शायद इसको एंटिटी एक्स ने भेजा है। एंडरब्राइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके पास ढेर सारे मैजिकल वेपन्स भी थे, लेकिन हीरोब्राइन के पास सिर्फ एक डायमंड स्वॉर्ड थी। लेकिन हीरोब्राइन एंडरब्राइन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस था, उसके पास फाइटिंग का ढेर सारा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो एंडरब्राइन को मुकाबले की टक्कर दे रहा था। लेकिन फिर एंडरब्राइन ने अपनी मैजिकल वॉन्ड निकाली और हीरोब्राइन के ऊपर बहुत ही खतरनाक मैजिकल अटैक किया, लेकिन हीरोब्राइन बच गया क्योंकि हीरोब्राइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको मारना इतना आसान नहीं होने वाला था। और धीरे धीरे एंडरब्राइन को भी ये बात पता चलती जा रही थी कि हीरोब्राइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। उसने हीरोब्राइन के ऊपर हर तरह के मैजिकल अटैक्स ट्राई करके देख लिए थे, लेकिन हीरोब्राइन टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर एंडरब्राइन को वहां पर एक केव नजर आई और वो उस केव के अंदर भाग पड़ा। हीरोब्राइन उसका पीछा करते करते उस केव की बॉटम तक पहुंच गया और एंडरब्राइन के ऊपर अटैक जारी रखा। हीरोब्राइन को पता चल चुका था कि वो एंडरब्राइन से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और एंडरब्राइन उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो एंडरब्राइन को यहीं पर खत्म करना चाहता था। एंडरब्राइन उस केव सिस्टम के अंदर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन हीरोब्राइन ने उसके ऊपर अपना अटैक कंटिन्यू रखा। एंडरब्राइन ने एक दफा फिर से अपना मैजिकल स्टाफ यूज करके हीरोब्राइन के ऊपर खतरनाक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसका मैजिकल अटैक काम नहीं कर रहा था। उसने एक दफा फिर से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हीरोब्राइन उसका पीछा करता रहा और फिर वो दोनों उस केव सिस्टम के एंड तक पहुंच गए। अब हीरोब्राइन फाइनली एंडरब्राइन को खत्म करने ही वाला था कि तभी एंडरब्राइन ने हीरोब्राइन को कहा कि नहीं, मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट की दुनिया को तबाह करने नहीं दूंगा और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही हीरोब्राइन को शॉक लगा और वो रुक गया। उसने कहा, क्या मतलब? मैं माइनक्राफ्ट की दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो इसको बचाना चाहता हूँ। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हें एंटिटी एक्स से भेजा है? फिर एंडरब्राइन ने हीरोब्राइन को अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर उसने बताया कि वो सुकून से अपने माउंटेन हाउस में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन वो विलेजर जिसको वो एंड डायमेंशन से बचा के लाया था, वो उसके पास आया और उसने एंडरब्राइन को बताया कि माइनक्राफ्ट की दुनिया एक दफा फिर से खतरे में है क्योंकि कुछ एंटिटीज माइनक्राफ्ट की दूसरी डायमेंशन से इस डायमेंशन के अंदर आई हैं और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं। और अगर एंडरब्राइन माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाना चाहता है तो उसको इन सारी एंटिटीज को खत्म करना होगा और उन एंटिटीज में से एक हीरोब्राइन है, इसलिए वो हीरोब्राइन को खत्म करने आया है। और फिर हीरोब्राइन ने एंडरब्राइन को कहा कि ये सरासर झूठ है और उस विलेजर ने एंडरब्राइन को धोखा दिया है और हीरोब्राइन और उसके साथी इस माइनक्राफ्ट की डायमेंशन को एंटिटी एक्स नाम के एक विलन से बचाना चाहते हैं। और हो सकता है कि जिस विलेजर ने तुम्हें, मुझे और मेरे साथियों को मारने का कहा है, शायद वो एंटिटी एक्स के लिए काम करता हो। ये सब सुनते ही एंडरब्राइन को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो तो सिर्फ माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाना चाहता था, उसको नहीं पता था कि ये सब एंटिटी एक्स की एक चाल थी। फिर एंडरब्राइन और हीरोब्राइन मिलकर उस केव से बाहर निकले। फिर हीरोब्राइन ने एंडरब्राइन को कहा कि हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने में तुम हमारी मदद कर सकते हो और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन फिर एंडरब्राइन ने कहा कि वो हीरोब्राइन की माइनक्राफ्ट की दुनिया को बचाने में जरूर मदद करेगा, लेकिन पहले उसको उस विलेजर को ढूंढना होगा बिकॉज कई सवालों के जवाब हैं जो एंडरब्राइन को सिर्फ वो विलेजर दे सकता है। और फिर एंडरब्राइन उस विलेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और फिर हीरोब्राइन फाइनली उस विलेज में पहुंच गया जिस विलेज
विलेज पर उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो मॉन्स्टर अभी भी उस विलेज के अंदर मौजूद था, लेकिन उसने आधे से ज्यादा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर वहां पर हीरोब्राइन के आने का वेट कर रहा था। और फिर हीरोब्राइन ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया। एंडरब्राइन के साथ फाइट के बाद हीरोब्राइन काफी ज्यादा थक चुका था और इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन हीरोब्राइन को पता था कि इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मॉन्स्टर इस विलेज के बाद माइनक्राफ्ट के दूसरे विलेजेस की तरफ जा सकता है। ये मॉन्स्टर इस डायमेंशन का नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी और डायमेंशन से इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लाया गया है। ये मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग तो काफी था, लेकिन इतना बड़ा साइज होने की वजह से हीरोब्राइन जितना फास्ट नहीं था। इसलिए हीरोब्राइन अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए इस मॉन्स्टर के साथ थोड़ा डिस्टेंस में रह के फाइट कर रहा था। और फिर इस मॉन्स्टर के साथ काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन ने इसको मार डाला। हीरोब्राइन ने इस विलेज को तो बचा लिया था, लेकिन वो जानता था कि माइनक्राफ्ट की दुनिया के अंदर और हजारों विलेजेस हैं और वो उन सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए उन लोगों को जितना जल्दी हो सके एंटिटी एक्स को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ नल, जो कि काफी देर से मास्टर ज़ेन को ढूंढ रहा था, उसने फाइनली मास्टर ज़ेन को ढूंढ निकाला। उसने मास्टर ज़ेन को कहा कि मास्टर, हीरोब्राइन वापस आ चुका है और हम लोगों को एंटिटी एक्स को हराने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। और फिर मास्टर ज़ेन नल के साथ जाने के लिए रेडी हो गए। वहीं दूसरी तरफ हीरोब्राइन माउंटेन विलेज में वापस पहुंच गया और नल भी मास्टर ज़ेन को लेकर माउंटेन विलेज में पहुंच गया। और फिर हीरोब्राइन ने मास्टर ज़ेन को कहा कि मास्टर, एंटिटी एक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हराने के लिए हम लोग को मैजिकल वेपन्स चाहिए और माइनक्राफ्ट की दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो कि हम लोग को मैजिकल वेपन्स दे सकते हैं। और वो लोग इस विलेज के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, बिकॉज एंटिटी एक्स यहाँ पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए उन लोगों को रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। और फिर मास्टर ज़ेन ने हीरोब्राइन को बताया कि माइनक्राफ्ट के 7 समंदरों के पार एक छुपा हुआ हिडन मैजिकल सिटी है और उस सिटी के अंदर माइनक्राफ्ट की दुनिया के सबसे ज्यादा मैजिकल क्रीचर्स रहते हैं और वो सिटी एक बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है और उसके बारे में माइनक्राफ्ट की दुनिया में किसी को नहीं पता। इसलिए हीरोब्राइन और उसके साथियों के लिए उस सिटी से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं हो सकती। और फिर हीरोब्राइन ने कहा कि ठीक है, हम कल सुबह उस सिटी के लिए रवाना होंगे। और फिर रात के जब उस विलेज में मौजूद हर कोई सो रहा था, तभी जेड अपने घर से बाहर निकला और एंटिटी एक्स को अपने नए ठिकाने उस मैजिकल विलेज के बारे में बताने के लिए चला गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस दफा कोई था जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। नल को शुरू से ही जेड के ऊपर शक था, वो उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए उसने जेड का पीछा करने का फैसला किया। नल को पता था कि जेड के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर जेड वहाँ पर मौजूद पहाड़ों के पीछे गया और वहाँ पर एक सीक्रेट नेदर पोर्टल मौजूद था, वो उस पोर्टल के अंदर एंटर हो गया। अब नल को पूरा यकीन हो गया था कि जेड एंटिटी एक्स के लिए काम करता था और वो एंटिटी एक्स को ही मिलने जा रहा था। लेकिन नल पूरी तरह से श्योर होना चाहता था, इसलिए उसने जेड को फॉलो किया और नल भी उस नेदर पोर्टल के अंदर एंटर हो गया। वो नेदर पोर्टल सीधा एंटिटी एक्स की बेस में जाता था। नल छुपते छुपाते एंटिटी एक्स के कैसल के अंदर एंटर हो गया और फिर उसने देखा कि जेड एंटिटी एक्स को उनके सारे प्लान्स के बारे में बता रहा था। अब नल का शक यकीन में बदल चुका था। अब उसको पता चल चुका था कि एंटिटी एक्स को उनके सारे प्लान्स के बारे में हर दफा कैसे पता चल जाता है। लेकिन फिर तभी एंटिटी एक्स ने नल को देख लिया। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन विलेज के अंदर सुबह हो चुकी थी और हीरोब्राइन, जूनियर और मास्टर ज़ेन उस मैजिकल सिटी के अंदर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन वो लोग बहुत परेशान थे बिकॉज नल और जेड उनको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर अचानक थोड़ी देर बाद जेड उस विलेज के अंदर आ गया और फिर हीरोब्राइन ने जेड से पूछा कि तुम कहाँ गए थे और नल किधर है। और फिर जेड ने हीरोब्राइन को कहा कि वो सुबह सुबह नल के साथ शिकार करने गया था और नल ने जेड को वापस भेज दिया है, लेकिन वो खुद थोड़ा और शिकार करके उन लोगों को मैजिकल सिटी में मिलेगा। हीरोब्राइन ने जेड की बात मान ली और वो सब लोग मैजिकल सिटी की तरफ रवाना हो गए। लेकिन सवाल तो ये था कि आखिर नल है किधर? क्या नल एंटिटी एक्स की कैद में था या फिर नल को एंटिटी एक्स ने खत्म कर दिया था? तो ये कहानी शुरू होती है माइनक्राफ्ट के नेदर डायमेंशन से, लेकिन इस वाले नेदर डायमेंशन से नहीं बल्कि इस वाले नेदर डायमेंशन से। ये नेदर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और मैजिकल जगह थी और तरह तरह के मैजिकल क्रीचर्स और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर से भरी हुई थी। और इस मैजिक और मिस्ट्री से भरी हुई दुनिया के बीचों बीच मौजूद एक बच्चा था जो कि अपने पेरेंट्स से बिछड़कर इस अनोखी डायमेंशन के अंदर फंस चुका था। और ये है उसी बच्चे की कहानी। उस डायमेंशन की गहराइयों के अंदर मौजूद एक केव के अंदर वो बच्चा डरा और सहमा हुआ बैठा हुआ था। वो बच्चा जाने अनजाने में ओवरवर्ल्ड के अंदर मौजूद एक अजीबोगरीब पोर्टल के अंदर गिर के इस डायमेंशन के अंदर फंस चुका था। वो बच्चा अपने घर अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो ये कैसे करेगा। फिर जैसे तैसे करके वो बच्चा उस केव से बाहर निकला बिकॉज उसको पता था कि अगर वो इस डायमेंशन से निकल कर अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहता है तो उसको ये खुद ही करना होगा। जब वो उस डायमेंशन में थोड़ा आगे गया तो वहां पर उसको एक नेदर फोर्ट्रेस नजर आया,
लेकिन ये कोई नॉर्मल नेदर फोर्ट्रेस नहीं था, ये काफी ज्यादा डिफरेंट था। उसको लगा कि शायद इस नेदर फोर्ट्रेस के जरिए उसको ओवरवर्ल्ड में वापस जाने का कोई रास्ता मिल सकता है, इसलिए वो इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर एंटर हो गया। फिर वो उस फोर्ट्रेस के अंदर मौजूद मॉब से छुपते हुए आगे बढ़ता गया। हैरत की बात यह थी कि उस फोर्ट्रेस के अंदर जितने भी चेस्ट थे वो सारे चेस्ट्स खाली थे। ऐसा लग रहा था कि कोई ऑलरेडी वो सारे चेस्ट्स लूट चुका है। इसका मतलब उससे पहले इस फोर्ट्रेस के अंदर कोई और आ चुका था और वो इस डायमेंशन के अंदर अकेला नहीं था। और फिर वो उस फोर्ट्रेस से बाहर निकला और उस डायमेंशन के अंदर आगे बढ़ गया। फिर उसने वहां से वुड कलेक्ट की, कुछ बेसिक टूल्स बनाए और वहां से खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसको उस डायमेंशन के अंदर सरवाइव तो करना था जब तक उसको वापस ओवरवर्ल्ड में जाने का रास्ता नहीं मिल जाता। फिर उसने वहां पर मौजूद एक केव के अंदर अपना सारा सामान रखा और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। फिर एक दिन वो इस डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी अचानक उसको लावा के अंदर एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आया। जब वो स्ट्रक्चर के अंदर गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर एक गोल्ड का स्टैचू था और ये स्ट्रक्चर एक टेंपल था। फिर उसको इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि वो इस डायमेंशन के अंदर अकेला नहीं था और जिस किसी ने भी ये टेंपल बनाया था वो उसकी ओवरवर्ल्ड में वापस जाने में हेल्प कर सकता था। और फिर वो उस डायमेंशन में मजीद आगे चलता चला गया। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर उसको एक आलीशान विलेज नजर आया। वो उस विलेज को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इस डायमेंशन के अंदर विलेज कहां से आ सकता था। फिर उसको यकीन हो गया कि ये उन्हीं लोगों का विलेज है जिन्होंने वो टेंपल बनाया था। और फिर वो उस विलेज के अंदर एंटर हो गया। जब वो थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर उसको एक आदमी नजर आया। वो बच्चा उस आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ और फौरन उसके पास गया। वो आदमी उस बच्चे को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने उस आदमी को अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो इस डायमेंशन के अंदर फंस चुका है और वो अपने पेरेंट्स के पास वापस ओवरवर्ल्ड में जाना चाहता है। फिर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम ह्यूगो है और वो इस विलेज का आखिरी सर्वाइविंग विलेजर है और इस विलेज में रहने वाले बाकी सारे विलेजर्स एक खतरनाक बीमारी की वजह से मर चुके हैं। फिर उस बच्चे ने कहा कि ह्यूगो प्लीज क्या तुम मेरी माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस जाने में मदद कर सकते हो। फिर ह्यूगो ने कहा कि बेटा आई एम रियली सॉरी, लेकिन माइनक्राफ्ट के इस डायमेंशन से निकलना नामुमकिन है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए वो बच्चा माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस जा सके। ये सुनते ही वो बच्चा पूरी तरह से टूट गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को अब कभी नहीं मिल पाएगा। और फिर ह्यूगो ने उस बच्चे को कहा कि तुम इस डायमेंशन के अंदर अकेले नहीं फिर सकते, ये डायमेंशन बहुत खतरनाक है। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और आज से तुम्हारा नाम है नेदरब्राइन। अब कई साल गुजर चुके थे और नेदरब्राइन बड़ा हो चुका था और इतने साल इस डायमेंशन में गुजारने की वजह से वो अब इस डायमेंशन का एक्सपर्ट हो चुका था। इस डायमेंशन के खतरनाक मॉब्स के साथ फाइट करना और उनको हराना अब नेदरब्राइन के लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। नेदरब्राइन को ह्यूगो ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए वो ह्यूगो से काफी ज्यादा प्यार करता था। नेदरब्राइन अभी भी ह्यूगो के साथ उस विलेज में ही रहता था, लेकिन उस विलेज के कोने में एक घर था और ह्यूगो ने नेदरब्राइन को सख्ती से मना किया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए उसको इस घर के अंदर जाना अलाउड नहीं था। नेदरब्राइन ह्यूगो की हर बात मानता था, इसलिए वो आज तक इस घर के करीब भी नहीं गया था। एक दिन नेदरब्राइन अपने विलेज से शिकार करने के लिए निकला और शिकार को ढूंढते ढूंढते वो अपने विलेज से काफी ज्यादा दूर चला गया। तभी नेदरब्राइन को वहां पर एक अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर नजर आया। वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहा था। नेदरब्राइन को इस डायमेंशन में कई साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक इतना खौफनाक स्ट्रक्चर नहीं देखा था। और फिर उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और जैसे ही वो उस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर हुआ उसके ऊपर ढेर सारे विदर स्केलेटन्स ने एक साथ अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उस स्ट्रक्चर के अंदर विदर स्केलेटन्स की एक पूरी आर्मी मौजूद है। नेदरब्राइन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, वो इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने इन सारे विदर स्केलेटन्स के साथ फाइट करना शुरू कर दी। नेदरब्राइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये सारे स्केलेटन्स उसके ऊपर एक साथ अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उसने पहले लेवल के ऊपर मौजूद सारे स्केलेटन्स को मार दिया। ऐसा लग रहा था कि ये सारे स्केलेटन्स इस वाले स्ट्रक्चर के डेप्थ में मौजूद किसी चीज की रखवाली कर रहे हैं। नेदरब्राइन ये जानना चाहता था कि आखिर वहां पर है क्या, इसलिए वो स्ट्रक्चर के अंदर नीचे जाता गया, लेकिन ये विदर स्केलेटन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक स्केलेटन को मारता था कि तभी उसके ऊपर दूसरा स्केलेटन अटैक कर देता था, लेकिन फिर भी नेदरब्राइन और आगे बढ़ता चला गया। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है इस स्ट्रक्चर में जो इसकी इतनी ज्यादा रखवाली की जा रही है। फिर उसके ऊपर और भी ज्यादा विदर स्केलेटन्स ने अटैक कर दिया, लेकिन नेदरब्राइन भी हार मानने वाला बिल्कुल नहीं था। वो एक एक करके इन सारे विदर स्केलेटन्स को मारता चला गया और फिर फाइनली वो उस स्ट्रक्चर के आखिरी लेवल तक पहुंच गया। और फिर उसने वहां पर जो देखा वो उसको देखकर हैरान रह गया। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखने वाली एंटिटी को कैद करके रखा गया था। नेदरब्राइन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है। उस एंटिटी ने नेदरब्राइन को कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फर्क इस चीज से पड़ता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नेदरब्राइन ने उसको कहा कि मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। उस एंटिटी ने नेदरब्राइन को कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो और अगर तुम मुझे इस कैद से आजाद कर देते हो तो मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस ले जाऊंगा। नेदरब्राइन ने कहा नहीं, तुम गलत हो, मैं माइनक्राफ्ट की ओवरवर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहता, यही डायमेंशन अब
मेरा घर है और मैं तुम्हें हरगिज़ आजाद नहीं करने वाला। ये सुनते ही उस एंटिटी ने कहा, नहीं, मुझे आजाद करो, मुझे इस कैद से आजादी चाहिए, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और फिर नेदरब्राइन उसे छोड़कर उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने लगा कि तभी पीछे से आवाज आई कि झूठ बोल रहा है, ह्यूगो तुम्हारे से झूठ बोल रहा है। नेदरब्राइन ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलकर अपने विलेज की तरफ वापस चल पड़ा। और फिर कुछ देर बाद नेदरब्राइन अपने विलेज में वापस आ गया और फिर ह्यूगो ने नेदरब्राइन से पूछा कि आखिर तुम कहाँ गए थे और इतनी देर बाद वापस क्यों आ रहे हो। लेकिन नेदरब्राइन ने ह्यूगो को कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने घर के अंदर चला गया। अब कुछ दिन गुजर चुके थे लेकिन नेदरब्राइन के दिमाग में अभी भी उस एंटिटी की बातें चल रही थीं कि आखिर वो कहना क्या चाहता था और क्या सच में ह्यूगो उससे झूठ बोल रहा है। और फिर अचानक से इसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर उस घर के अंदर क्या है जिस घर के अंदर जाने से ह्यूगो ने उसको मना किया है। और फिर नेदरब्राइन उस घर के अंदर एंटर हो गया और उसने देखा कि उस घर के अंदर एक चलता हुआ नेदर पोर्टल मौजूद था। ये देखते ही नेदरब्राइन पूरी तरह से शॉक हो गया। उस एंटिटी की बात सच निकली थी, ह्यूगो ने सच में नेदरब्राइन से झूठ बोला था। और फिर वो ह्यूगो के पास गया और उसने उसको जाके बोला कि आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने। ह्यूगो ने कहा कि आखिर तुम किस धोखे की बात कर रहे हो। नेदरब्राइन ने कहा कि तुमने उस घर के अंदर एक नेदर पोर्टल छुपा के रखा हुआ था, अगर तुम चाहते तो मुझे वापस ओवरवर्ल्ड के अंदर भेज सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर ह्यूगो ने कहा कि प्लीज नेदरब्राइन मुझे माफ कर दो, मैं इस डायमेंशन के अंदर कई सदियों से अकेला भटक रहा था और फिर एक दिन अचानक से तुम मेरी जिंदगी में आए और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे से इस सच को छुपा के रखा। और फिर नेदरब्राइन ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया है ह्यूगो, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी इस डायमेंशन को छोड़कर जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के पास। और फिर ह्यूगो ने कहा कि प्लीज नेदरब्राइन मुझे माफ कर दो, मुझे इस डायमेंशन में अकेला छोड़कर मत जाओ। लेकिन नेदरब्राइन उसको वहीं पर छोड़कर उस नेदर पोर्टल के अंदर एंटर हुआ और ओवरवर्ल्ड में चला गया। अब नेदरब्राइन फाइनली ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ चुका था। हाँ, उसके साथ धोखा तो हुआ था लेकिन अब एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स को तो मिल सकता था। और फिर नेदरब्राइन अपने पेरेंट्स के विलेज की तरफ चल पड़ा। और अब नेदरब्राइन फाइनली अपने पेरेंट्स के विलेज में पहुंच चुका था। वो इतने सालों के बाद अपने पेरेंट्स को मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश था। और फिर जब उस विलेज में थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसकी आंखों के सामने मौजूद थे। वो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो फौरन उनके पास गया और उनको जाके कहा कि मम्मी पापा मैं वापिस आ चुका हूँ। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि आखिर तुम कौन हो। और फिर उसने कहा कि मुझे पहचानिए, ये मैं हूँ आपका बेटा नेदरब्राइन। लेकिन फिर उसके पेरेंट्स ने कहा कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा एक ही बेटा था जो कि सालों पहले मर चुका है और तुम जो कोई भी हो फौरन इस विलेज से निकल जाओ। ये सुनते ही नेदरब्राइन पूरी तरह से टूट गया। जिन पेरेंट्स को मिलने के लिए वो इतने सालों से कोशिशें कर रहा था, आज वही पेरेंट्स उसको पहचानने से इनकार कर चुके थे। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि जिस इंसान ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, उसका ख्याल रखा था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया था, वो उस इंसान को इन पेरेंट्स के लिए अकेला छोड़ आया था जो कि इसको पहचानने से भी इनकार कर चुके थे। और फिर उसने फैसला किया कि वो ह्यूगो के पास वापस जाएगा। और फिर उसने अपना नेदर पोर्टल ढूंढा और उसके अंदर एंटर हो गया। लेकिन वो जिस नेदर डायमेंशन के अंदर एंटर हुआ था वो उसकी नेदर डायमेंशन नहीं थी, वो गलत डायमेंशन के अंदर आ गया था। और फिर जब वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा